अस्सलाम वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बीएस। इस वीक मार्केट को देखा जाए तो मार्केट ऑलमोस्ट जो है वो फ्लैट है। पिछले 3-4 दिन में काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने परफॉर्म किया और फ्राइडे वाले दिन जो है प्रॉफिट टेकिंग काफ़ी ज़्यादा हुई थी, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो रेड क्लोजिंग हुई है। अगर ओवरऑल ग्लोबली देखा जाए तो आप इस टाइम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल जो टेंशन थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गई थी, जहां पे मंडे को यूएस और ईरान की बातचीत आगे होने जा रही थी। ये सिलसिला ऐसा लग रहा था कि ये मामला थोड़े से बेहतर होंगे, लेकिन हुआ ये कि ट्यूसडे वाले दिन जो है यूएस की नेवी ने एक ईरान के ड्रोन के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से एक ग्लोबल टेंशन क्रिएट होगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आईटी के जितने भी स्टॉक्स हैं, एआई के जितने स्टॉक्स हैं, उसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और नैस्डैक जो है वो काफी हद तक नीचे गई थी। लेकिन यही मामला जो है अगेन थर्सडे की रात तक फ्राइडे को रिवर्स बैक हुए। आप लोगों ने देखा कि बिटकॉइन के अंदर भी एकदम से जंप आई और इसके अलावा जो है यूएस मार्केट्स के अंदर भी एकदम से जंप आई। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि आपके यूएस 30 जो है, यानी कि जो डाउ जोन्स का आपका जो इंडेक्स है, उसने ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया, अपनी 2 मंथ्स की जो रेंज थी उसको भी ब्रेकआउट किया। ये चीज को आपको जेहन में रखना होता है कि मार्केट्स को सिर्फ आप जब देख रहे होते हैं तो साथ साथ ये भी देखेंगे कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो नैस्डैक के ऊपर मैंने आज से 2 महीने पहले, तकरीबन 2.5 महीने हो गए, सेशन किया था। जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को हाईलाइट किए थे वो जो है अभी भी ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं, बल्कि मैंने कल रात को चेक किया तो ऑलमोस्ट 31% की परफॉर्मेंस कुछ स्टॉक्स में और सिलेक्टिव स्टॉक्स में हो चुकी है, जहां पे मार्केट जो है वो नेगेटिव परफॉर्म करी। हमारा पोर्टफोलियो 31% भी टच कर गया। ठीक है, अभी उसके भी रिजल्ट्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले पहले एक दो तीन अनाउंसमेंट्स हैं। हमारी जो ट्रेनिंग सरमाया की चल रही है, संडे को क्रिप्टो के ऊपर भी 20% आपका डिस्काउंट जो हमने दिया हुआ था वो खत्म हो रहा है। इसी तरीके से फराज की जो ट्रेनिंग्स है वो भी संडे को क्लोज हो जाएंगी। तो अगेन जिन लोगों ने इन ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करवाना है, 20% का अर्ली बर्ड डिस्काउंट अभी आप अवेल कर सकते हैं। ये अप्रैल में जाके दोनों ट्रेनिंग्स जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी। और इसके अलावा जो है कल के दिन संडे को सुबह सुबह जो है मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। काफी ज्यादा लोग जो है काफी परेशान थे कि गोल्ड एंड सिल्वर जो है बहुत ज्यादा एकदम से नीचे आ गया है, तो इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो हम वो डिटेल में जो जो फैक्टर्स इसके होते हैं वो डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म वाली चीजें भी इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी चीजों का अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को बुल्स एंड बीएस फॉर्मेट भी नजर आ रहा होगा। जो लोग अर्ली हमें ज्वाइन अब जो ज्वाइन करें, जो बिगनर्स ज्वाइन करें, उनके लिए हम ये जो फॉर्मेट जिस तरीके से लेके चलते हैं वो आप लोग यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा। टॉप डेवलपमेंट्स मैं अपने एंड पे शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद जो है मार्केट रीकैप, स्क्रिप्ट की परफॉर्मेंसेस फराज अपने एंड पे शेयर कर रहा होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल्स जो है वो भी मैं अपने एंड पे देखता हूँ कि कौन कौन से आपके फैक्टर्स जो है, चाहे वो ग्लोबली है चाहे आपके लोकली है, उसमें बेहतरी आ रही है या फिर अगर उसमें कोई पॉइंट्स में कमी आ रही है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद टॉप स्क्रिप्ट्स ऑफ द वीक हम देखते हैं, उसको टेक्निकली फराज अपने एंड पे कवर करते हैं, फंडामेंटली मैं कवर करता हूँ। फिर ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट जो है अगेन मैं और फराज अपने एंड पे कवर करते हैं। गोल्ड एंड फॉरेक्स जो है अगेन मैं और अपने फराज अपने एंड पे भी फंडामेंटली एंड टेक्निकली भी कवर करते हैं। एंड लास्ट जो है क्रिप्टो के अंदर सलमान अपने एंड पे फंडामेंटली कवर कर रहे होते हैं, फराज टेक्निकली इसको कवर करते हैं। ठीक है, अच्छा आज का जो सेशन होगा हम उसको स्टार्ट करें क्रिप्टो के साथ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में एकदम से बहुत ज्यादा पैनिक आया हुआ है और वी थिंक कि देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि यहाँ से क्रिप्टो थोड़ी सी वापस ऊपर जाएगी। बल्कि अगेन फराज जो है वो थोड़ा सा बेहतर बता सकेंगे। फराज का कहना है कि काफी ज्यादा मार्केट ऊपर जाएगी, तो वो भी अब हम स्टार्ट करते हैं। ये अगेन रिटर्न्स में आप लोगों को जो दिखाना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग करें कि जब आप फंडामेंटली जब अच्छी कंपनीज को पिक कर रहे होते हैं, अच्छे सेक्टर्स को पिक करते हैं, तो ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का या नैस्डैक लिखा गया है। अगर आप देखें तो मार्केट ने तकरीबन 2% परफॉर्म किया इन जब से मैंने सेशन किया था। हमारे जो सिलेक्टिव स्टॉक्स है उन्होंने तकरीबन 15% तक परफॉर्म कर लिया हुआ है। और जो अगर नैस्डैक में अगर आप देखें यहाँ पे मैं खुद हैरान था कि इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे नजर आ रही है, जहां पे मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि माइनस में परफॉर्म करिए। वहीं पे हमारे जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं वो तकरीबन 31% परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्रिप्टो वाले सेक्शन पे आते हैं। जी सलमान की तरफ जाते हैं। सलमान आप पहले बताओ कैसे हो, और अगेन थोड़ा सा फंडामेंटली भी क्रिप्टोस को कवर करते हैं। जी, थैंक यू अमार भाई। क्रिप्टो का ये वीक जो हमारा गुज़रा है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में गुज़रा है क्योंकि बिटकॉइन भी और जितने भी हमारे पास ऑल्ट्स कॉइन हैं काफ़ी ज़्यादा हमें उनमें करेक्शंस देखने को मिली है। और हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे क्या-क्या वो फैक्टर्स हो सकते हैं जिन्होंने कैस्केडिंग इफ़ेक्ट डाला इस पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर।
तो अगर हम देखते हैं मेनली क्रिप्टो के अंदर टोटली 8% का ड्रॉप हमें एक दिन में देखने को मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉप होता है क्रिप्टो के मार्केट को अगर हम देखें, और इस ड्रॉप की वजह से नियरली $2 ट्रिलियन वाइप आउट हो गया है इस ओवरऑल मार्केट के अंदर से। यानी कि वो निकल गया है, वो सेल ऑफ पोजीशंस लोगों ने अपनी की हैं। अ, जिसकी वजह से सेंटिमेंट जो है वो एक्सट्रीम फेयर लेवल्स पे चला गया। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि करंटली 8% पे आपका फेयर लेवल जो है वो जा रहा है। एक दिन पहले 5 पे था, जब एक सडन हमें नियरली $10,000 का एक ड्रॉप देखने को बिटकॉइन की पूरी प्राइस के ऊपर मिला था। और जब इस तरह के इफ़ेक्ट्स मार्केट के अंदर आते हैं, तो एक पैनिक सेलिंग भी स्टार्ट हो जाती है सभी रिटेलर्स की तरफ से और इवन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, क्योंकि उन्होंने भी अपनी पोज़ीशंस को मैनेज करना होता है, उनको भी मार्जिन कॉल्स आ रही होती हैं, तो फिर वो जो है अपनी लॉस वहाँ पे बुक कर रहे होते हैं। अगर हम लिक्विडेशंस की यहाँ पे बात करते हैं, तो 6th लार्जेस्ट लिक्विडेशन इवेंट ये हमारे पास हुआ, और नियरली 5 लाख से ऊपर जो ट्रेडर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं। इसको हम थोड़ा स्टैटिस्टिकली भी देखते हैं क्या-क्या आते हैं। इसके अलावा हम यूट्यूब के ऊपर वेल्थ माइनर्स जो यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन पे हम काम करेंगे। इस पे क्रिप्टो की वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएँगी। ताकि आपको हम कंप्लीटली जो आजकल के मार्केट की कंडीशन चल रही है, इसमें आपको लाइव अपडेट दे सकें। दूसरे तीसरे दिन आपको वीडियोज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी, साथ-साथ सरमाया के चैनल पे भी मिलेंगी, और यहाँ पे हम आपको बताएँगे कि हम एज़ अ कम्युनिटी किस तरह से इसके अंदर पूरा काम कर रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफ़िकेशंस में भी डाल सकते हैं। अ, तो करंटली अगर हम देखते हैं, आज की डेट में अभी हमारे पास क्या स्टेटस चल रहा है, तो हमारे पास जो शॉर्ट्स अभी ज़्यादा लिक्विडेट हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से मार्केट गिरती है, तो फिर जो लेट सेलर्स होते हैं, जैसे मार्केट ऊपर जाते है लेट बायर्स होते हैं, तो उनको जो है मार्केट ने फिर फेंटा चाड़ना होता है, तो उस लिहाज से अभी शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा भर गए थे। तो करंटली शॉर्ट्स की बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन, नियरली $385 मिलियन की शॉर्ट्स की लिक्विडेशन हो रही है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो, तो आपको लेवरेज से तो बिल्कुल ही दूर भागना चाहिए। लेवरेज ट्रेडिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वैल्यू बाइंग का ही हमेशा आपको अपने माइंड में रखना चाहिए, और अगर आप ट्रेडिंग फ्यूचर्स करना भी चाह रहे हैं, तो वो आपकी बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे होनी चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम पे आप बड़े स्टॉप लॉसेस और टीपीज़ इस तरह के मार्केट के अंदर एज़्यूम आपको नहीं करने चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखते हैं नेक्स्ट के क्या-क्या वो फैक्टर्स हुए जिसकी वजह से हमें इतने सडन ड्रॉप्स इस मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो वो सबसे बड़ा एक फंड आया, जो कि एप्स्टीन फाइल्स की फॉर्म में आया है, कि ये स्पेकुलेशंस और रूमर्स आना शुरू हो गई कि जो सतोशी नाकामोतो हैं वो एप्स्टीन थे और उन्होंने ही बिटकॉइन को बनाया था। तो करेंटली ये स्पेकुलेशंस हैं, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतनी मार्केट के अंदर इतना बहुत अरसे का टाइम हो गया है। हर 2 से 3 साल के बाद इस तरह की कोई ना कोई मार्केट के अंदर न्यूज़ आ रही होती है क्रिप्टो को ओवरऑल लेकर, कि ये फेक है, ये ज़ीरो पे चला जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। अगेन अभी तक तो ये सारी स्पेकुलेशंस और रूमर्स ही साबित हुई हैं, कहीं भी कोई भी रियलिटी कहीं हमें देखने को नहीं मिली है। सेकेंडली जो फैक्टर इम्पैक्ट बहुत डाला है इस पूरी मार्केट के अंदर, वो केविन वॉश की नॉमिनेशन है ट्रम्प की तरफ से, जिनका एक हॉकिश स्टैंस होता है। हमें भी आगे चल के अमार भाई भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो किस तरह से फेड के रेट्स को मैनेज करेंगे इन फ्यूचर। और ओवरऑल अगर हम देखते हैं, तो रिस्क ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट हमारे पास चल रहा है। उसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत बड़ी है कि गोल्ड और सिल्वर जिस तरह से वो गिरे हैं, सिल्वर के अंदर एक दिन में मोर देन 30% का ड्रॉप आया। तो गोल्ड और सिल्वर जब हम इनको सेफ हेवन्स कहते हैं, और इनमें इस तरह से ड्रॉप्स आते हैं और लेवल पोज़ीशन लोगों ने अपनी स्क्वेयर ऑफ करनी होती हैं, तो फिर जो रिस्क ऑन एसेट्स उनके पास होते हैं, तो वो उनको डाइल्यूट करना शुरू करते हैं, उनको बेचना शुरू करते हैं, जो कि फर्दर पैनिक सेलिंग की फॉर्म में मार्केट के अंदर हमें वो देखने को मिलता है। तो ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि जब एक रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट हो, तो रिस्क ऑन जो हैं उनमें बहुत हमें एक्सट्रीम सेलिंग भी वहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे हमारे भाई भी बात कर रहे थे कि टेक की अर्निंग्स आई हैं, और वहाँ पे एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी बेट्स जो है वो थोड़ी-सी नेगेटिव ली गई हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग्स तो बेहतर आई थी, लेकिन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाने जा रहे हैं अपनी कैपेक्स को, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में उसने काफ़ी डाला। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विसेज़ कंपनीज़ हैं, उनके बारे में प्लेंटियर का कहना है कि वो एआई उनको रिप्लेस कर देंगी, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है हमारे पास सास सर्विसेज़ की। तो इसने भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाला है। अब अगर हम इन इम्पैक्ट्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो वॉलेटिलिटी को देखेंगे कि जितनी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रही है और प्रीवियस हिस्ट्री में ये वॉलेटिलिटी कब-कब रही है, तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ था, एफटीएक्स एक्सचेंज का, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ उसका इम्पैक्ट बाद में क्या आया था। तो वॉलेटिलिटी जब आपकी इस इन एक्सट्रीम लेवल्स पे जाती है, फिर वहाँ पे आपकी यूजुअली बॉटम्स डिसाइड हो रही होती हैं या थोड़ी-सी साइडवेज़ मूवमेंट उसके बाद हमें कुछ वीक्स या मंथ्स के लिए देखने को मिल सकती हैं। इसी लिहाज से हमें मिड
2024 में भी ये चीज़ देखने को मिली और करंटली आप देख सकते हैं कि 88% के लेवल पर वोलेटिलिटी इंडेक्स बिटकॉइन का चला गया है, जो कि बहुत एक्सट्रीम है। जो कि फिर शो करवाता है कि यहाँ से प्राइस जो है वो आपकी रिकवरी की तरफ या बॉटम डिसाइड होने जा रही है। अगेन सेल ऑफ थोड़ा और भी आ सकता है, जो लेट बायर्स हैं उनको सॉर्ट ऑफ मार्केट से निकालने के लिए। लेकिन ये फिर भी एक बॉटम डिसाइडिंग की तरफ से फॉर द टाइम बीइंग एक फैक्टर हमें प्रीवियसली हिस्ट्री में देखने को मिला है। अभी जैसे हम लिक्विडेशंस की बात करते हैं, तो ज़्यादातर लिक्विडेशंस जो पड़ी हुई हैं, वो हमारे पास शॉर्ट साइड पे हैं। यानी कि जो लोग अगर शॉर्ट्स कर रहे हैं, इस टाइम पे ज़्यादा लोग शॉर्ट्स कर रहे हैं, अगर सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, कि जैसे-जैसे आप यहाँ पे बढ़ रहे हैं, जैसे $78,000 पे अगर बीटीसी जाता है, तो आपके 2 बिलियन की होती हैं। अगर आप इसको बढ़ाते जाते हैं, तो आप यहाँ पे देखते जाते हैं कि नियरली अगर 97-98 पे जाता है, तो आपकी ओवर $6 बिलियन डॉलर्स की आती हैं। तो इस टाइम पे शॉर्ट्स आपके मार्केट के अंदर भर रहे हैं और अगेन मार्केट जो है लिक्विडेशंस या लेवरेज के अगेंस्ट जा रही होती है। स्पॉट वॉल्यूम को ज़्यादा वो रिस्पेक्ट दे रही होती है। इस चीज़ को हम अपने ये जो चार्ट है यहाँ से मैं आपको थोड़ा-सा बताने की कोशिश करता हूँ। अब ये बिटकॉइन का डेली का आपके पास ये चार्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो पहला इंडिकेटर आपको दिख रहा है, ये कॉइनबेस का प्रीमियम इंडेक्स है। आप प्रीमियम आप देखें कॉइनबेस का डिस्काउंटेड प्राइसेज़ पे आपको मिल रहा है, यानी कि सस्ते मिल रहे हैं। जो प्रीमियम बहुत हाई होता था कॉइनबेस जो इंस्टीट्यूशंस को वो ऑफर करते हैं, वो करंटली डिस्काउंटेड प्राइसेज़ पे चल रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये लिक्विडेशन इवेंट्स आपको एक यहाँ पे ये दिखेगा कि ये आपके पास 10th ऑफ अक्टूबर को बहुत बड़ा लिक्विडेशन इवेंट आया था। और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा-सा साइडवेज़ लिया था, लेकिन वो एक डाउन ट्रेंड में ही रही और इसके अलावा कल जो है हमारे पास ये लिक्विडेशन इवेंट आया। जो मज़े की बात वो ये है स्पॉट्स वालों के लिए कि जब हम स्पॉट का वॉल्यूम यहाँ पे देखते हैं, तो स्पॉट के वॉल्यूम में आप देखें सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आपको देखने को मिल रहा है। चाहे बीटीसी की प्राइस यहाँ पे नीचे को जा रही है, इस जगह पे यहाँ पे नीचे को जा रही है, लेकिन अगर आप यही स्पॉट में वॉल्यूम देखें तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमेशा जो प्राइस को ड्रिवन करती है और जो हेल्दी आपकी ड्रिवन होती है प्राइस, वो स्पॉट से होती है, ना कि आपके लेवरेज से। इसके अलावा अगर हम फंडिंग रेट देखते हैं, तो फंडिंग रेट भी आप देखें कि जब-जब आपका नेगेटिव जाता है मार्केट के अंदर, जिस तरह से इस ज़ोन के अंदर नेगेटिव गया था, तो हमें रैलीज़ देखने को मिलती हैं, रिलीफ रैलीज़ हम इसको कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे फंडिंग रेट जब नेगेटिव गया था, तो रिलीफ रैली यहाँ पे हमें देखने को मिली और अभी तो फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स में गया है। तो अगेन ये हमें थोड़ी-सी सपोर्ट करता है हमारे थोड़े-से आर्गुमेंट को कि अगर बॉटम नहीं लगी है, तो हम क्लोज़ टू बॉटम अपने आप को इस सिनेरियोज़ के अंदर हम कह सकते हैं। सेकंडली अगर हम कंज़्यूमर का इंटरेस्ट देखते हैं, तो बिटकॉइन ओवर द पास्ट 90 डेज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अभी लोगों में आना शुरू हुआ है। अब ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। गूगल ट्रेंड्स की अगर हम बात करें कि ज़्यादा लोग इसके बारे में जा रहे हैं और अगर आई बॉल्स आती हैं, तो फिर ये एक अच्छी चीज़ भी होती है कि लोग इसके बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं, सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं। फर्दर अगर हम अपने पॉइंट्स को देखें कि हमें नेक्स्ट क्या चीज़ें देखनी है या अभी हो क्या रहा है ऑन चेन एनालिसिस के अंदर, तो वॉलेट्स जो कि 10,000 बीटीसी को होल्ड करते हैं या उससे ज़्यादा 10,000 बीटीसी जिन वॉलेट्स के अंदर हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ऑन चेन पे, वो एक्युमुलेट कर रहे हैं और वो मेंटेन कर रहे हैं अपनी स्लाइटली न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव जो उनकी बायस है, वो सेलिंग नहीं कर रहे हैं। जो अंडर 1000 बीटीसी वाले ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो कैपिचुलेशन का शिकार हुए हैं, वो सेलिंग कर रहे हैं अपनी पोज़ीशंस की। तो नंबर ऑफ जो एटलीस्ट 1 है, इसके अलावा जो 1000 से ऊपर हैं, वो भी हमें अक्टूबर से लेकर आज की डेट तक अक्टूबर के बाद आप देखेंगे मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन जो स्मार्ट बायर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है या हम इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, जो कि होल्डर्स होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनमें हम देखते हैं कि पहले तकरीबन 1207 लोग थे जो वॉलेट एड्रेसेस थे। अब उन्हें सिग्निफिकेंट 100 वॉलेट एड्रेसेस इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि इसको होल्ड कर रहे हैं। लेकिन जितने भी स्मॉलर आपके हैं जिनके पास तन 10 बीटीसी हैं, वो हमें सेलिंग प्रेशर को बर्दाश्त वो नहीं कर पा रहे हैं और सेलिंग्स में जा रहे हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे ग्लास नोड का डाटा भी देखने को मिल रहा है। कि यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही आपकी अक्टूबर लगी थी, अक्टूबर 10th के बाद आपके मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना शुरू हो गया था। और ये डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, लेकिन यहाँ पे देखें आप एक जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, उनकी तरफ से एक्युमुलेशन ही चल रही है, वो सेलिंग नहीं कर रहे हैं। अगेन सिर्फ जो 1000 बीटीसी से जिनकी कम क्वांटिटी है, 10 बीटीसी से कम है, वो सेलिंग कर रहे हैं, वो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन 10,000 से ऊपर जितने भी हैं, वो यहाँ पे स्लोली ग्रेजुअली बाइंग कर रहे हैं इस ज़ोन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि एक्सचेंज के ऊपर कितना डाटा पड़ा है रिज़र्व बिटकॉइन का, तो ये आपके पास बीटीसी की प्राइस है व्हाइट के अंदर और जो ब्लूज़ हैं ये रिज़र्व्स हैं। तो बिटकॉइन एक्सचेंजेस के ऊपर ख़त्म हो रहा है।
इसको फ़राज़ भाई भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे सप्लाई एंड डिमांड के प्रोसेस में जाके। तो रिज़र्व का ख़त्म होना सप्लाई एंड डिमांड पे भी इफ़ेक्ट डालता है और सेकंडली ये कि एक एसेट के बेहतर होने में। यहाँ से निकलने का मतलब है कि लोग अपने हार्डवेयर वॉलेट्स में भी इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हार्डवेयर वॉलेट्स में ट्रांसफ़र करना इस तरह के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि प्रीवियसली हमने ये देखा है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है कि पैनिक सेलिंग किसी भी न्यूज़ की वजह से आती है, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो एक्सचेंजेस हैं, वो अपने विथड्रॉल्स को हॉल्ट कर देती हैं, क्योंकि उनके पास शायद उतनी लिक्विडिटी नहीं होती और बड़ी थिन बुक्स होती हैं उस उन टाइम्स में, क्योंकि सभी लोग अपनी पोज़ीशंस को वहाँ से निकाल रहे होते हैं, सेल ऑफ कर रहे होते हैं। तो मार्केट में जितनी भी एक्सचेंजेस होती हैं, वो बहुत हाई रिस्क पे चली जाती हैं कि उनके पास शायद उतनी क्वांटिटी है या नहीं। अब मेरे पास कोई बिटकॉइन पड़े हैं, इथेरियम पड़े हैं, सोलानास, कोई भी ऑल्ट कॉइन पड़ा है, तो मैं यही चाहूँगा कि मैं बस मार्केट से निकालूँ और अपने हार्डवेयर वॉलेट में रख लूँ। अब जब मैं वहाँ से निकालूँगा तो उनको मुझे देने पड़ेंगे। अब उनके पास उतने होंगे, प्रूफ ऑफ रिज़र्व होगा 1:1 पे, तो फिर वो मुझे पे बैक कर सकेंगे, वरना वो विथड्रॉल को हॉल्ट कर देंगे। और यही हम अगर हिस्ट्री के अंदर देखते हैं, तो हम जितना भी हम पीछे चले जाएँ, तो हर सिनेरियोज़ के अंदर कुछ ना कुछ होता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल माउंट गॉक्स का जब टाइम था, लेकिन ये जब भी आपके पास इस तरह की न्यूज़ आती हैं, वो आपकी बॉटम्स को डिसाइड कर रही होती हैं, इस तरह के स्कैंडल्स या न्यूज़। तो माउंट गॉक्स के बाद हमारे पास थोड़ी-सी कैपिटुलेशन उसके बाद हुई, लेकिन फिर वहाँ से हमारी रैली स्टार्ट होना शुरू की। बिटफिनिक्स का हैक था, वहाँ से एक सडन ड्रॉप आया और फिर वहाँ से रैलीज़ आईं। इसके अलावा हमारे पास कॉइन चेक का हैक हुआ। उसके बाद थोड़ी-सी और कैपिचुलेशन, थोड़ी-सी और प्राइस नीचे आई, फिर दोबारा वहाँ से रैली स्टार्ट हो गई। इसके अलावा हमारे पास क्वाड्रेटिका सीएक्स उसका स्कैंडल आया था 2019 में, वहाँ पे देखें लो डिफाइन हुआ और मोस्ट रिसेंटली हमारे पास एफटीएक्स और सेल्सियस का क्रैश आया था। एफटीएक्स का अगर आप देखें, जो कि हमारे पास नवंबर 2022 में आया था, कि उस कोलैप्स के बाद यकदम प्राइस नीचे आई, फिर उसने एक बॉटम बनाई और फिर वहाँ से आपकी रैली स्टार्ट हो गई। तो सिमिलरली अगर अब हम देखें कि आज की डेट में हमारे पास जो इतना सडन $10,000 का नियरली ओवर 8% ड्रॉप आया हमारे पास, तो ये एप्स्टीन का स्कैंडल और ये सारी चीज़ें मिला के मेनली एप्स्टीन के स्कैंडल ने इसको कैस्केड किया है। तो ये हमारे पास पास्ट का एक्सपीरियंस भी बताता है कि इस तरह के जो स्कैंडल्स होते हैं, वो हमारे पास सॉर्ट ऑफ एक फाइनल नेल इन द कॉफन हम उसको कह सकते हैं। उसके बाद भी थोड़ी-सी आ सकती हैं आपके पास डाउनवर्ड मूवमेंट, लेकिन इस तरह से इस चीज़ को मैनेज आप कर सकते हैं थोड़ा-सा डिसाइड कर सकते हैं। ये एड्रेसेस की मैं बात कर रहा था कि एड्रेसेस आपके बढ़ रहे हैं, जिनके पास 1000 से ऊपर बीटीसी है, वो एक्युमुलेशन फेजेज़ में आपके पास आ रहे हैं। सेकंडली अगर हम हेज फंड का डाटा देखते हैं, कि जो ग्लोबल क्रिप्टो हेज फंड हैं, वो क्या कर रहे हैं? अब बिटकॉइन की प्राइस आपके पास यहाँ पे नीचे आ रही है, नियरली 60 टू 70 की ज़ोन में आप इस टाइम आपकी घूम रही है। लेकिन हेज फंड्स की देखिए आप, उनकी बाइंग जो है कितनी बढ़ रही है। वो समेट रहे हैं और हम जैसे जो पैनिक सेलर्स होते हैं, वो बेच रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा स्मार्टली डिसीजन मेकिंग करनी होती है। इस तरह की सिचुएशन में आपने बेचना नहीं है। थोड़ा-सा आप होल्ड कर सकते हैं और डीसीएस कर सकते हैं, वो भी आगे चल के थोड़ा-सा डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद सेंटिमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो अगेन जब सेंटिमेंट आपके लोअर लेवल्स पे होते हैं, तो वो आपकी नियरली बॉटम, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, कि उसमें जा रहे होते हैं। इसी तरह आरएसआईज़ का अगर हम डाटा देखते हैं, तो आरएसआईज़ अगर आपकी लोअर लेवल्स पे आ जाती हैं, अंडर 20 आपकी आ जाती है, तो हिस्ट्री हमें बता रही है कि फिर उसके बाद जो आपका वीक होता है या फर्दर आपके 1-2 दिन होते हैं, नेक्स्ट वीक होता है, वो आपका ग्रीन क्लोज़ हो रहा होता है उसकी वजह से। और जैसे ही आपका इतना बड़ा ड्रॉप आता है, उससे जो नेक्स्ट डे होता है, आपको अच्छी खासी मूवमेंट, और जो एवरेज है उसमें 6% है और मीडियन 3%। तो आप देख सकते हैं कि इस ड्रॉप के बाद नियरली 3-4% का आपको वहाँ पे एक बाउंस देखने को मिला होगा। अगेन जो अभी आरएसआई की सिचुएशन मार्केट में चल रही है इसकी, जब भी इन लेवल्स के ऊपर हमारे पास बीटीसी आता है, हिस्टोरिकली यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है और यहाँ थोड़ी देर के लिए तंग कर सकता है और फिर डिसाइड करके वो चीज़ों को बेहतर की तरफ हम जा सकते हैं। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकली अगर हम देखें कि बीटीसी की हाई से लेकर जो बॉटम्स लगती हैं, जो ड्रॉप्स होते हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम शैलो होते जा रहे हैं, यानी कि कम गहरे होते जा रहे हैं। यहाँ पे हमें 87% का ड्रॉप देखने को मिला था 2014 के अंदर। फिर हमारे पास 2017 से 2018 का जो ड्रॉप था वो 84%, यानी कि थोड़ा-सा कम हो गया। सिमिलरली 2021 से 2022 का जो ड्रॉप आया था टॉप से बॉटम का, वो 77% और करंटली 50% का ड्रॉप तो हो चुका है। तो अगर ऊपर और 6-7% का ड्रॉप का हमारे पास क्वेश्चन हिस्टोरिकली भी हमें देखने को मिल सकता है, मिल भी रहा है, तो अगर वो आ भी जाता है तो उसमें कोई ऐसी पैनिक वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी सिनेरियो के अंदर। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करते हैं थोड़ा-सा लास्टली माइक्रो स्ट्रैटेजी। माइक्रो स्ट्रैटेजी का यहाँ पे डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप देखें कि माइक्रो स्ट्रैटेजी कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहा है। ये आपको जनवरी में देखने को मिलेगा कि 5th जैन को 1000 बिटकॉइन, 12 जनवरी को 13,000 बिटकॉइन,
फिर 20 जनवरी को 22,000 बिटकॉइन, 26 जनवरी को 2,900 यानी कि नियरली 3,000 बिटकॉइन, और अभी 2 फ़ेब को उन्होंने 855 बिटकॉइन अगेन बाय किए हैं। उनकी एवरेज कॉस्ट इस टाइम $76,000 पे है, यानी कि नियरली 15% वो भी अपने लॉस में चल रहे हैं, अनरियलाइज्ड लॉस में चल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इनके जो एमएसटीआर है उसके ऊपर भी आया है। तो ये आप बेट कर सकते हैं, करंटली एमएसटीआर वैल्यू ज़्यादा लूज़ कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन के। तो अगर आप बिटकॉइन में एक्सपोज़र लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जो प्रीमियम ज़्यादा बेहतर बाइंग हो सकती है, वो माइक्रो स्ट्रैटेजी के चार्ट के अंदर या इसकी जो इसके स्टॉक में हो सकती है। ज़्यादा प्रीमियम प्राइस आपको मिल सकती है। यानी कि अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हो कि आप बिटकॉइन को बाय करना चाहते हैं या एमएसटीआर को, तो आप थोड़ा-सा एक्सपोज़र एमएसटीआर में भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको सस्ते दामों पे यहाँ पे मिल रहा है। और नियरली 7,13,000 बिटकॉइन इनके पास हैं, जो कि रफ़ली $54 बिलियन तक बनता है, इस प्राइस पे जो आज की इसके अंदर चल रही है। अगेन जब ऑल टाइम हाई पे था, तो ये यहाँ से डबल कर लें, यानी कि $100 बिलियन से ऊपर इसकी अमाउंट बनती है। तो ये थोड़ी डिस्कशन थी। इसके अलावा जो हमारे पास सीएमई है, उसमें इम्पोर्टेंट डाटा थोड़ा-सा होता है कि वो मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है। करंटली वहाँ पे 70,000 की हमारे पास प्राइस चल रही है। लास्टली अगर हम देखें, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स मैंने पहले आपसे डिस्कस कर लिए हैं। जो हम ग्लोबल फैक्टर्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको आइडिया है कि सिल्वर, नेटफ्लिक्स, पेलेंटियर जितने भी इस वीक के अंदर हमारे ड्रॉप आए, और उन्होंने सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी हमारी क्रिप्टो मार्केट जो कि रिस्क ऑन उसके ऊपर डाला। उसको हमने देखा। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी इसके साथ-साथ चल रही है। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे, वो हमारे लिए यहाँ पे ये होंगी कि आपने पैनिक सेलिंग फ़िलहाल नहीं करनी है। और डीसीए स्ट्रैटेजी जो होती है कि अगर आपके पास कॉइन्स हैं, तो आप अगर वो नीचे आए हुए हैं, तो आप उनको थोड़ा-सा मैनेज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास ऑल्ट्स हैं, तो आप डिफेंसिव मोड में जाके थोड़ा-सा वेट एंड वॉच के सिनेरियो को वहाँ पे देख सकते हैं। लिक्विडिटी को आपने ज़रूर देखना है, जो कि इम्पैक्ट डालेगी आपकी करंट होल्डिंग्स के ऊपर, कि आपने अपने फंड्स को लूज़ नहीं करना। आपके जो भी कॉइन्स हैं, आप उनको हार्डवेयर वॉलेट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी फराज भाई, आप हमारी थोड़ी-सी हेल्प कर सकते हैं एनालिसिस के अंदर, टेक्निकली अगर हम देखें बिटकॉइन को कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है? अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। पिछले 1 साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 90% का रिटर्न दिया। सोचिए, यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेस ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। आज ही सरमाया के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। बेहतरीन सलमान, इतने बेहतरीन एनालिसिस आपने इतने धीमे मिजाज में इतना कुछ बता दिया कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होना चाहिए। अगर आप इसको सनसनी खेज करके बताते हैं ना, तो लोग इसको बहुत क्लोजली देखते और बड़े तरीके से फॉलो करते। लेकिन आपने जितने भी फैक्टर्स बताए हैं, दुनिया की जो भी मार्केट्स हैं, जितनी भी एसेट्स क्लास हैं, उन सब में यही होता हुआ आ रहा है कि जब भी क्रैशेस आती हैं, सेंटिमेंट्स लोगों के जो होते हैं वो इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि उन एसेट्स से वो नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। और इस टाइम बीटीसी के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। और जितने आपने लॉजिकल फैक्टर्स बताए और जितने आपने बड़ी इंस्टीट्यूशंस की बाइंग दिखा रहे हैं, ठीक है, स्मार्ट इन्वेस्टर जो भी होगा इस टाइम, उसके लिए एक बहुत आसान सा तरीका फार्मूला ये है कि ये जो एसेट क्लास है आपका, ये प्रीमियम एसेट क्लास है बीटीसी, आप इस टाइम अगर इन लेवल्स के ऊपर हम अभी डिस्कस करते हैं, अगर हम बाय करके इसको छोड़ दें, आप इंटरनेट बंद करें, सारी नॉइज़ को ख़त्म करें, 2-3 साल के बाद आके देखें तो आप कम से कम 3x 4x के रिटर्न्स बना चुके होंगे। सो ये इमोशंस और सेंटिमेंट साइकोलॉजी यही मैटर करती है आपकी ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में। जो इसके ऊपर काबू पा लेता है वो आगे प्रॉफिटेबल हो जाता है। सो अब हम टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो जितने भी आपने मुझे फैक्टर्स बताए हैं ये फंडामेंटल्स के ऊपर, उसके बाद टेक्निकल्स मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्टली आप अगर सलमान के भी बताए हुए फैक्टर्स को फॉलो कर लेते हैं, आप आराम से अच्छे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे पैसे बना सकते हैं। अब हम चार्ट्स के ऊपर आते हैं। एक और चीज़ बता दूं, हम हमेशा से एक ब्रॉडर विजन या ब्रॉडर पिक्चर जो है वो हमेशा भूल जाते हैं और हम शॉर्ट टर्म गेंस की तरफ जा रहे होते हैं और हम ये देख रहे होते हैं कि आज क्या बीटीसी हुआ या थोड़ी देर पहले क्या हुआ है, तो कल सुबह कितना हो जाएगा और मैं कितने पैसे बना सकता हूँ। सो ये जितनी जल्दी का काम आप लोग चक्कर में होते हैं ना, उतने ही ज़्यादा लॉसेस करते चले जाते हैं और अकाउंट्स फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर इसको गालियाँ दे रहे होते हैं। तो बेहतरीन तरीका यही है कि आप हमेशा से बड़े टाइम फ्रेम्स पे देखें कि हो क्या रहा है। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। बीटीसी यूएसडीटी को मंथली चार्ट्स के ऊपर देखेंगे। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है।
अच्छा, हम ये बीटीसी का मंथली का चार्ट है। मंथली का चार्ट का ये मतलब है कि एक कैंडल एक मंथ की होती है, सही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आज हम इसको डिस्कस करें तो कल फ़ौरन से जाके इसके ऊपर सारी एग्जीक्यूशंस होना शुरू हो जाएंगी। पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि इस दफ़ा फिर से इसने एक बेयरिश डाइवर्जेंस बनाई इन दो हाइस के ऊपर। इससे पहले की जो साइकिल थी 2021 और 2021 में जो हाइज लग रहे थे उसके ऊपर भी सेम कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिली। सो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंटर्स लिख दिए, उसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे कि हमें किस तरीके से इसको जाके प्ले करना है। राइट नाउ ये एग्जैक्टली उसी तरह की बेयरिश डाइवर्जेंस हमने देखी, सेम पैटर्न्स के ऊपर सेम कैरेक्टरिस्टिक थी इसकी। उसके बाद इसने क्या किया कि यहाँ पे जो इसका हायर लो था, इन दो हाइस के दरमियान जो पॉइंट है हायर लोस का, उसको ब्रेक किया। इस साइकिल में भी करंट वेव के ऊपर भी इसने अपना हायर लो यहाँ पे ब्रेक किया। अभी तक आपकी दो कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल मैच कर रही हैं। उसके बाद आप ये देखिएगा कि जब इसने अपने हायर लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये जितना नीचे गया है, यानी कि यहाँ से $28,000 से 15,000 13,000 पॉइंट्स नीचे गया है, एग्जैक्टली इसी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हुए इसी साइकिल पे हायर लो जब ब्रेक हुआ तो एग्जैक्टली 13,000 ही नीचे आया, यानी कि 73,000 था तो 60,000 पे आया। एग्जैक्टली उसी क्लोन को उसने फॉलो किया है। फिर आप ये देखें जो इसकी अपने हाई से, इस वेव की जो हाई था जो तकरीबन 67,000 का था, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं यानी कि 67,000 से जो ड्रॉप हुआ वो तकरीबन 15,000 तक आया, तो आप कह लें कि 52,000 का ड्रॉप था। और ये इस टाइम जो आपकी साइकिल्स पे चल रहे हैं तकरीबन उतना या उससे ज़्यादा ही हो चुका है, 60,000 से प्लस हो चुका है। ये कैरेक्टरिस्टिक भी उसकी मैच कर रही है। फिर उसके बाद एक और चीज़ नोटिस करें कि जब ये वाली साइकिल थी 2021 के ऊपर, इसने अपना हायर लो ब्रेक किया, लोगों को बेयरिश साइड पे लेकर आया कि अब ट्रेंड ख़त्म हो चुका है इसका, बुलिश से बेयरिश हो गया। सो रिमेंबर वन थिंग, जब भी हायर लो ब्रेक हो डाइवर्जेंस के साथ हम ये कंसिडर करते हैं कि ये अब ट्रेंड इसका ख़त्म हो चुका है, बुलिश ट्रेंड। तो उसके बाद ये एक्यूमुलेट होता है एंड देन दोबारा से नेक्स्ट ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देता है। सो यहाँ पे आप देखिएगा कि जब हायर लो ब्रेक हुआ लोग दूसरी तरफ आ गए कि अब शायद बीटीसी का बढ़ना मुश्किल है। और उसके साथ साथ इसने जो प्रीवियस इसकी रेजिस्टेंस थी जो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई थी 19,000, उसको भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे दो नेगेटिव बातें आ गई। लोग हमेशा से यही समझ रहे होंगे कि इसने अपना हाई लो भी ब्रेक कर दिया और प्रीवियस ऑल टाइम हाई की जो सपोर्ट थी वो भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर रहा है। अच्छा, ये जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ करते हैं कि जब दो बड़े आपके सपोर्ट लेवल्स ब्रेक हो जाएं और उसके बाद दोबारा ये बढ़ना शुरू हो जाए, इसको कहते हैं अंडरकट लो, स्प्रिंग, और आजकल के जो बच्चे हैं उसको लिक्विडिटी स्वीप का नया नाम दिया हुआ है। सो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ और उसके बाद हमने देखा कि 15,000 के बाद ये बढ़ना शुरू हुआ और उसने ऑल टाइम हाई 127 का जाके प्रिंट किया। अब एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखें इसी तरीके से इसने अपना हाई लो भी ब्रेक कर दिया इस जगह पे जो 74,000 का था, और जो इसकी प्रीवियस ऑल टाइम हाई थी 68 के अराउंड, उसको भी ब्रेक करके ये नीचे आ गया। सेम कैरेक्टरिस्टिक जो इस वाली वेव के ऊपर प्ले हुई थी एग्जैक्टली इस टाइम जो करंट वेव चल रही है इसके ऊपर भी प्ले होना शुरू हुई है। इसके अलावा अब ये दो सपोर्ट ब्रेक हुई तो हम एक और सपोर्ट भी देख लेते हैं, उस पर भी यानी कि पूरे तरीके से जहनी तौर पे प्रिपेयर किया जा रहा होता है या टेक्निकली प्रिपेयर किया जा रहा होता है कि आपका अब बीटीसी ख़त्म हो चुका है, यानी कि ट्रेंड इसका बुलिश ख़त्म हो चुका है और अब ये नीचे की तरफ शुरू हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 और मंथली चार्ट्स, ये हमेशा से बहुत बड़ी सपोर्ट रही है। तो लास्ट साइकिल में 2022 जून के ऊपर इसने जब इसको ब्रेक किया 24,000 अगेन, अब ये तीसरी सपोर्ट आपकी ब्रेक हो रही है। पहले आपने हाई लो ब्रेक कराया एंड देन उसके बाद ये में 55 कराई, फिर प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक कराने के बाद ये कहा गया कि अब ये ख़त्म, डेड है, साइडवेज हो जाएगा और उसके बाद ये फर्दर नीचे आ जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। राइट नाउ इसने ये में 55 की सपोर्ट को टेस्ट किया और उसके बाद यहाँ से बाउंस कर गया। ठीक है, तो हमारी थर्ड सपोर्ट अभी यहाँ पे इंटैक्ट है जो इस टाइम वेव चल रही है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसके बाद जो लास्ट टाइम की वेव थी जो जून 2022 थी, जिस टाइम इसने 23,000 को ब्रेक करके ये फर्दर साइडवेज हुआ, ये जो साइडवेज की कंसोलिडेशन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी इतनी बड़ी बेरिश ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन होना शुरू होती है वो क्यों होती है?
जब बेयरिश ट्रेंड होता है ना, यहाँ पे 68,000 पे जिस टाइम BTC था, लोग $1 लाख की बातें कर रहे थे जून 2022 में। उस टाइम ही मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था कि ये टॉप है, अब ये नीचे जाएगा 13,000 तक, वहाँ पे फिर कंसोलिडेट करेंगे। सो होता क्या है, जब ये इतना बड़ा बेयरिश ट्रेंड होता है, सेंटीमेंट इतने नेगेटिव होते हैं कि लोग नफरत करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर ये उम्मीद यहाँ पे जागती है कि यार ये शायद बॉटम होगा, नहीं होता। फॉरेन से इंस्टेंट बॉटम्स कभी भी नहीं होते, हमेशा से एक्यूमुलेट होना ज़रूरी होता है। फिर ये 4 से 6 महीने की यहाँ पे कंसोलिडेशन थी। अब ये 4 से 6 महीने की जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो किसी से बर्दाश्त नहीं होती कि क्या मुसीबत है, किस चीज़ को ले लिया, ये ऊपर जाता है 20,000 होता है, फिर 18 पे आ जाता है, फिर 21 होता है, फिर 19 पे आ जाता है, ये अब मेरे ब्रेक इवन पे आएगा, मैं इसको भेज दूंगा। यही वो इमोशंस हैं जो आपने कंट्रोल करने हैं। राइट नाउ जो EMA 55 की अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है, इसको कम से कम इस टाइम के ऊपर देखें, 2 सिनेरियोज हैं। इस टाइम के ऊपर अगर ये यहाँ से 4 से 6 महीने कंसोलिडेट होता है, राइट नाउ ये 70,000 चल रहा है, 60 का लो लगा है, हो सकता है ये 54-55 पे भी आए, तो उसमें परेशान नहीं होना। तो अगर ये कंसोलिडेशन यहाँ पे 3 to 4 मंथ्स की करा देता है, तो एग्जैक्टली सेम कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है। और यहाँ पे टेक्निकली ये देखा जाए, आप लोगों को यानी कि रिटेल ट्रेडर को या मुझे पैनिक में लाया जा रहा है कि यार ये बहुत ही बेकार चीज़ है, इससे अच्छा कुछ और किसी और चीज़ में जाके इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेट किया जाएगा। ये फ्रस्ट्रेटिंग फेस आना है अभी इसमें, अभी तो बेयरिश ब्लड बात चल रहा है। वैसे बाय द वे मैं बता दूँ, जितने भी ज़्यादा क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं वो BTC उनके पास कम होता है, वो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टेड होते हैं। सो एनीवेज यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट होता है तो इसके बाद क्या है, कम से कम इसका बाउंस, अगर ये टॉप है तो एटलीस्ट इसका बाउंस जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो कि ये 108 तक 105 तक चला जाए यहाँ से, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ये इसने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया, टॉप लगा दिया, वैसे बाय द वे 127 इज़ नॉट अ टॉप, इसके बाद ये दोबारा से बढ़ेगा। अच्छा, अब मैं 4 to 6 मंथ्स की कंसोलिडेशन कह रहा हूँ, और उसके बाद जो इसने रैली की थी 4 to 6 मंथ्स की कंसोलिडेशन के बाद इसने जो ऑल टाइम हाई को जाके दोबारा से टेस्ट किया था, वो 18 महीनों के बाद किया था, और उसके बाद जो इसने ऑल टाइम हाई जो नए लगाए थे वो 33 महीनों के बाद किया था। तो यानी कि 1.5 साल से आप कह लें कि 2.25 या 3 साल के अराउंड की अगली जो इसकी वेव है वो फिर कहाँ तक जाती है, अभी उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। अब अगर ये हम इसका सिंपल क्लोन बनाएं, जो लास्ट लेग थी उसकी यहाँ से 15,000 से 127, और उसके बाद अगर ये यहाँ 54 या 55 के अराउंड या इवन 60 के अराउंड ये कहीं बॉटम अपना डिफ़ाइन कर रहा है, तो इसकी जो नेक्स्ट प्रोजेक्शंस आती हैं इस पैटर्न के ऊपर वो बनती हैं 170,000 के अराउंड। और अगर इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएं, वो ये है कि जब इसने जो फर्स्ट साइकिल इसने शुरू की 288 से लेके 19,722 तक की, उसकी जो फिबोनाची की एक्सटेंशन थी ना 3.414, वो एग्जैक्टली नेक्स्ट साइकिल का टॉप था जो 68,000 के अराउंड था। सो फिबोनाची एक्सटेंशंस की बड़ी सिग्निफिकेंस रही। फिर उसी तरीके से जब इसकी जो एक और नेक्स्ट साइकिल थी जो यहाँ से शुरू हुई और 68,000 तक गई, उसकी जो एक्सटेंशन बन रही थी फिबोनाची की जो डबल की थी वो 126,000 के अराउंड, 134,000 के अराउंड थी, और हमने देखा कि जो टॉप था उसके करीब ही जाके 126, 127 के अराउंड डिफाइन हुआ। अब जो अगली इसकी एक्सटेंशंस हैं, अगर मैं इसको ये ड्रॉप हो रही है, जैसे अभी सलमान ने आपको बताया कि जो इसकी करेक्शंस जो हैं हाई से लोज तक की वो शैलो होती जा रही हैं, तो इसी तरीके से जो टॉप्स हैं आपके वो भी स्क्वीज़ होते जाएंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंशंस। तो पहले 3.4 था, देन 2 हुआ, अब 1.618 या 1.3 या 1.28 जो भी फिबोनाची नंबर आता है वो फॉल करेगा 194,000 के अराउंड। सो राइट नाउ यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन 3 to 4 मंथ्स की होती है तो ये इन टारगेट्स पे जा सकता है। अगर यहाँ कंसोलिडेशन नहीं होती और यहीं से बाउंस आता है तो 108 के फिर आपके टारगेट्स बनते हैं। ये दोनों चीज़ों को समझना है। एक और चीज़ यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि आप BTC जो प्राइस देख रहे होते हैं वो किसके अगेंस्ट देख रहे हैं, आप US डॉलर के अगेंस्ट देख रहे हैं। तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट है वो क्या कर रहा है। डॉलर इंडेक्स का चार्ट इस टाइम इंतहाई बेयरिश सिनेरियो में है, नो डाउट इसके छोटे छोटे बाउंसेस आते रहेंगे, लेकिन जो इसका सितंबर 2022 का हाई था वो इसका पीक है, और उसके बाद हमने देखा कि एक लोअर हाई इसने बनाया जनवरी 2025 में, उसके बाद से ये स्टिल स्ट्रगल कर रहा है और इसमें बहुत पोटेंशियल है 90 के अराउंड जाने का। इस टाइम ये 97 है, तो इसमें बहुत पोटेंशियल है कि फर्दर ये नीचे जाए।
अगर डॉलर इंडेक्स या डॉलर आपका वीक होता जाएगा तो जाहिर है जो रिस्क ऑन एसेट, या अगर आप इसको बीटीसी को कंसिडर करते हैं, तो यहाँ से ये जो है एक रीज़न बन सकती है कि बीटीसी परफॉर्म करेगा। फिर अभी जैसे सलमान ने आपको समझाया, या जो भी माइनिंग को समझते हैं, इसमें सप्लाई लिमिटेड रहेगी, सर्कुलेटेड सप्लाई कम होती जाएगी। जो जो कम होती जाएगी ऑब्वियसली आपकी डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस हमेशा बढ़ेगी। सो ये प्रीमियम एसेट बनने चला जाएगा। एक टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इसकी सप्लाई लिमिटेड रह जाएंगी और डिमांड इसकी क्रिएट होती जाएगी। ये बहुत आसान सा फार्मूला है, बेसिक सप्लाई एंड डिमांड का, उस बेसिस के ऊपर फंडामेंटली ये परफॉर्म कर सकता है। फिर इसके बाद एक और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, अगर हम CME के फ्यूचर्स पे जाएं, यहाँ पे हमेशा से ऐसा होता रहा है कि इन फ्यूचर्स के जो गैप्स थी वो फिल होती रहती हैं। राइट नाउ जो 59 और 60,000 से बाउंस किया है, ये CME फ्यूचर्स पे गैप बनी हुई थी उसके चार्ट के ऊपर, वहाँ से ये बाउंस करता हुआ है। अभी हमारे पास दो गैप्स हैं जो 54,000 के अराउंड और 53 के करीब बनती हैं। सो हो सकता है अगर ये 3 to 4 मंथ्स के ऊपर इन लोस को आके टेस्ट करे, सो दिस इज़ अ टाइम टू बाय। यहाँ से जो बाइंग का फार्मूला आप लोगों का होना चाहिए कि थोड़े थोड़े पैसे करके इन्वेस्ट करें। 65,000 पे थोड़ा सा बाय करें, 60 पे करें, 55 पे करें, फिर इंतज़ार करें। तो 55 के अराउंड इसका बॉटम आउट हो सकता है। अभी हम क्यों ये इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए कि अगर आप लोग क्रिप्टो के फ़ैन हैं या BTC के फ़ैन हैं या फॉलो करना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो ये पोटेंशियली आप इन लेवल्स के ऊपर कर सकते हैं। ऑब्वियसली सबके पास इतनी कैश तो नहीं खुली होती कि अभी जाके इन्वेस्ट कर दें। सो ऑब्वियसली टाइम लगता है, तो 3 to 4 मंथ्स ये आपकी कंसोलिडेशन का टाइम, एक्यूमुलेशन का टाइम है। पैसे आते हैं थोड़े थोड़े करके, इन लेवल्स के ऊपर इन्वेस्ट करते चले जाएं। सो 54-55 इज़ अनदर लेवल जो इसके CME फ्यूचर्स के ऊपर गैप बनी हुई है। सो हो सकता है ये यहाँ पे आके एक दफ़ा टेस्ट करे, कंसोलिडेट हो 3 to 4 मंथ्स, और उसके बाद अगले 1.5 से 3 साल में हम या तो कम से कम 108 के टारगेट्स ईजी टारगेट्स हैं, और उससे ऊपर के एक्सटेंशंस अगर ये यहाँ से बगैर कंसोलिडेशन के बढ़ रहा है तो 108, कंसोलिडेशन के साथ बढ़ेगा यानी कि 3 to 4 मंथ्स रुक के बढ़ेगा तो फिर ये नए हाइस की तरफ जाएगा। सो ये टेक्निकली ये सारी रीजंस बनती हैं आपकी यहाँ पे इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हुए मंथली चार्ट्स के ऊपर कि एक कंसोलिडेशन चाहिए, लो डिफाइन करें, उसके बाद ये दोबारा से नेक्स्ट लेग अप बढ़ना शुरू हो जाए। हमेशा बिगर पिक्चर को देखें और मंथली चार्ट्स के ऊपर ये सेकुलर बुल मार्केट एसेट है, सो ये ग्रेजुअली आगे बढ़ता चला जाएगा और हमेशा से इन करेक्शंस के ऊपर बाय करना चाहिए। और इन करेक्शंस पे ये जो करेक्शंस आती हैं, सेंटीमेंट जो होता है वो पीक पर होता है कि यार इसको बेचें, निकलें और इससे भागें। और अभी जो सलमान ने आपको डेटा शो किया है उसमें जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, हेज फंड्स थे, उनकी सारी बाइंग पोजीशन चल रही है, एक्यूमुलेशन चल रही है मार्केट में। सो ये ओवरऑल BTC का सिनेरियो है। मेरे ख्याल में जो सलमान ने फैक्टर्स बताए, जो मैंने बताए, ये कहीं भी अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं हुए होंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाएंगे। जी अमार। चले, परफेक्ट हो गया। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें मैं भी अपने एंड से ऐड कर देता हूँ। जैसे कि ऑलरेडी सलमान ने अपने एंड पे पोजीशंस वाइज भी बताया हुआ था। अभी फिलहाल हमारी सरमाया की वेबसाइट पे COT के डाटा के बैकएंड पे थोड़ा सा काम चल रहा है एट दिस मोमेंट वीकेंड के ऊपर। तो यहाँ पे अगेन आप देखो BTC के अंदर जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट जो बड़ी आपकी CMA की रिपोर्ट होती है, जिसमें आपको पता लग रहा होता है कि आपके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं वो कहाँ पे पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं। तो अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेट नॉन कमर्शियल्स में थोड़ी सी बाइंग वाली साइड चली, यानी कि ओवरऑल जो पोजीशंस है वो थोड़ी सी ऐड इन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो लॉन्ग की पोजीशन थोड़ी सी पहले कम हुई, ठीक है, और उसके बाद जो है लास्ट वीक के अंदर जो अभी आपका 3 फेब तक हमारा डाटा आया तो उसमें ये पोजीशंस ऐड हुई हैं। लेकिन दूसरे एंड पे एक चीज को देखो, जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रही है आपकी शॉर्ट्स की पोजीशन बंद हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगेन जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होता है, अगर उसको लग रहा होता है कि यहाँ से अगर प्राइस थोड़ी सी बाउंस बैक करेगी तो वो शॉर्ट की पोजीशन जो है तब बंद करते हैं। ठीक है, तो ये डेटा जो है हमें बैकएंड पे यही शो कर रहा है कि अगर ये सिनेरियो हमारा बेहतर रहता है तो ये आप देख रहे हैं कि उसकी प्राइस जो है वो काफी हद तक फिर हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक भी कर सकती है, और अगर रेंज में भी जाती है तब भी ये सिनेरियो हमें ये बता रहा है कि अभी बहुत ज्यादा शॉर्ट सेलिंग इसमें नहीं चल रही। ठीक है, चलें अब हम आते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर, और फंडामेंटल्स में थोड़ी चीजें हम और भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया भी है कि हमारे जो नैस्डैक ने ऑलरेडी जिस तरह बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, ये चीज मैं थोड़ा सा इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि देखें हर जगह पे अगर आपको लगता है कि ब्लड बाथ चल रहा है और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी चल रही है, लेकिन अगर आपकी कन्विक्शन बहुत जबरदस्त है और आपको लगता है कि यार ये स्टॉक्स मैंने जो पिक किए हैं
हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो देयर इज़ अ हाई चांस आप उसके फंडामेंटल्स को समझें, उसकी अपॉर्चुनिटी को समझें। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने आपको बताया कि 31% हमारा जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं उन्होंने अगर परफॉर्म किया तो उसके बैक एंड पे रीजंस क्या है कि WDC जो है ये आपका वेस्टर्न डिजिटल के नाम से एक कंपनी है। अगेन आप देख रहे हैं कि मेमोरी कार्ड्स के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस उसी वाइज है, ठीक है। फिर VICR जो है यहाँ पे देखें, इसकी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। सिलिकॉन बैंक जो है जो वैली का आपका स्टॉक है उसने बेहतरीन परफॉर्म किया है। MXL है, MU है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको मैंने अप्रैल 2025 में मैंने और फराज ने इसको हाईलाइट भी किया था और इसने काफी जबरदस्त इसकी परफॉर्मेंस भी दिखाई है। तो ये सारी परफॉर्मेंसेस इसी वजह से आपको दिखाने का मकसद बता रहे हैं कि बुल्स एंड बियर्स में हम यही चीज आप लोगों को हाईलाइट कर रहे होते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर आपके सिनेरियोज जो हैं वो काफी हद तक अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। थोड़ा सा देखना होता है कि कहाँ कहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। चलिए अब फंडामेंटल्स के ऊपर आते हैं और थोड़े से पॉइंटर्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो मैं स्क्रीन को यहाँ पे बड़ी कर लेता हूँ। अच्छा, ये डेवलपमेंट्स हैं आपकी कुछ लास्ट वीक की, ये अगर आप देखना इसको पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीक के हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। बैंक डिपॉजिट्स पोस्ट सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ इन 2025 की ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि डिपॉजिट जो है वो काफी जबरदस्त हमारे इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम ERF रेट स्लैश टू 4.5%। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट कंपनीज हैं उसको अगेन हमारी जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट भी कर रही है और आपका जो रीफाइनेंस स्कीम के अंदर आपके इंटरेस्ट रेट का जो है जो लोन्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो अगेन काफी हद तक कम कर दिए गए, जिसकी वजह से इन कंपनीज को काफी हद तक फायदा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद FBI टैक्स कलेक्शन जो है राइजेस 16% इन जनवरी, तो ये दिस इज अ गुड थिंग कि अगर आपके टैक्सेस जो हैं वो काफी हद तक बढ़े हैं। फिर उसके बाद आते हैं कट्स इन सोलर पावर बेनिफिट्स ऑन द कार्ड्स। तो ये एक सिनेरियो आप देख रहे हैं कि सोलर के ऊपर भी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि इसके ऊपर जो हम बेनिफिट पहले दे रहे थे उसको हम थोड़ा सा कट बैक करें। अभी ये मामला चल रहे हैं लेकिन इसका फाइनल अभी तक वर्डिक्ट नहीं आया कि क्या इसके अंदर सिनेरियो होगा। तो जो लोग सोलर के ऊपर जिन्होंने सोलर लगाए हुए हैं उसमें अब आपको थोड़ा सा बेनिफिट जो है वो कम हो जाएगा। ये चीज आप लोगों ने साथ साथ न्यूज में देखते रहना है, ठीक है। दिसंबर CPI इन्फ्लेशन स्टैंड्स एट 5.6% ईयर ऑन ईयर, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, ये अभी सिंगल डिजिट के अंदर भी है। और दूसरा हमारे जो सेंट्रल बैंक का जो 5 to 7% का टारगेट होता है उसमें भी अभी हमारे CPI इन्फ्लेशन मौजूद है। इसका मतलब है कि ये सिनेरियो हमारे लिए अभी भी फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव काफी ठीक है। जनवरी एक्सपोर्ट्स अप 35% मंथ ऑन मंथ एंड 3.7% ईयर ऑन ईयर, तो ये भी एक अच्छा सिनेरियो कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स है वो काफी हद तक ऊपर मौजूद है। अफगानिस्तान ड्रॉप्स आउट ऑफ पाकिस्तान टॉप एक्सपोर्ट मार्केट्स आफ्टर ट्रेड सस्पेंशन, ये ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे जो मामला चल रहे हैं, मसले मसाइल चल रहे हैं, उसकी वजह से जो है एक्सपोर्ट मार्केट हमारी ये कम हो गई है, उसको हम अब छोड़ रहे हैं। यानी कि बेसिकली हमारी एक्सपोर्ट मार्केट में अफगानिस्तान को हमने कट कर दिया। ऑयल स्टडी एज ए मार्केट्स कंसिडर पॉसिबल US ईरान डी एस्केलेशन फर्म डॉलर, तो ये आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा हालात क्या थे कि पहले एकदम से ठीक हुए, मंडे वाले दिन ठीक हुए, फिर उसके बाद थोड़े से और हालात खराब हो गए, तो ऑयल की प्राइसेस जो है वो काफी हद तक ऊपर चली गई थी। इसका मैं रिजल्ट भी अभी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे जनवरी सीमेंट जो है वो आपकी डिस्पैचेस वो काफी हद तक 12.5% ईयर ऑन ईयर इसमें इजाफा नजर आया, ठीक है। दिस इज अ गुड साइन। ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ कि सीमेंट का जो सेक्टर है हमारा 2026 के अंदर वो काफी सही रहने वाला है, इसमें काफी डेवलपमेंट्स आएंगी, काफी ग्रोथ नजर आ रही है, तो उसकी बेस के ऊपर भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एक्सपोर्ट्स टू चाइना क्रॉस $11.4 मिलियन, तो ये दिस गुड साइन कि हम चाइना को भी मेडिकल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हम कर रहे हैं। अच्छा, कैपको फौजी सीमेंट टू जॉइंटली एक्वायर 84% स्टेक इन अटक सीमेंट, तो ये एक सिनेरियो हमारे एंड पे अच्छा आ रहा है, जिसमें आप ऑलरेडी बात काफी अच्छे से चल रही थी कि अटक सीमेंट को जो है वो कुछ कंपनीज एक्वायर कर रही हैं, तो जिसमें कैपको के पास ऑलरेडी कैश बहुत ज्यादा मौजूद था, तो फौजी सीमेंट और कैपको ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जॉइंटली इसको 84% जो स्टेक है अटक सीमेंट का ये एक्वायर कर लें, ठीक है। हाइनून लेबोरेटरी अप्रूव्स प्लान टू बाय अनदर कंपनी, अभी तक इन्होंने कंपनी को वो बताया नहीं है कि क्या नाम है, कौन सी कंपनी है, लेकिन अगेन हाइनून कंपनी अगर ये एक और कंपनी को बाय आउट करना चाह रही है तो उसका बेनिफिट जो होगा अगेन इस कंपनी को काफी हद तक होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं साजगार मार्केट कैप क्रॉसेस $500 मिलियन, सो ऑलरेडी आप देख रहे हैं साजगार हमारी टॉप 2026 के पिक के अंदर भी है, काफी जबरदस्त ऑलरेडी परफॉर्म भी कर रही है और गोइंग फॉरवर्ड अभी लग रहा है कि काफी तक सही रहेगा। जो टैंक 500 के इसकी जो गाड़ी का काफी अच्छा एक रिस्पांस आया है, काफी ज्यादा बुकिंग्स शो हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आगे हो सकता है कि इसकी अर्निंग्स जो है वो काफी सॉलिड रहेंगी, अच्छी रहेंगी।
अच्छा, वाफी एनर्जी प्लान्स $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था कि इन्वेस्टोजीनी के अंदर मेरा वाफी एनर्जी जो है ये स्टॉक आ भी रहा है और इसकी परफॉर्मेंस जो है काफी जबरदस्त भी रही है। Hascol Petroleum receives National Bank offer for restructuring of financing facilities। और वैसे Hascol Petroleum के अंदर काफी हद तक फ्रॉड्स भी चल रहे थे। ये एक ऐसा स्टॉक है कि 350 से गिरता गिरता 4 पे भी आ गया हुआ है और अब जो है दोबारा से अब रिवाइव किया 4 से 20 पे भी चला गया। लेकिन अगेन इसके अंदर थोड़े से फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल्स इसके कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हमने अपने एंड पे क्या करना है, थोड़ा सा देखते रहना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि रिस्ट्रक्चरिंग से थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, टर्न अराउंड आ सकता है, फिर तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ अर्सा पहले हमने इसकी हैस्कॉल की बाय कॉल भी दी थी। तो ये अगेन आप लोग देख सकते हैं कि टेक्निकली थोड़ा बहुत अगर इसमें फायदा है, लेकिन फंडामेंटली कोई इतना इसके अंदर कोई फायदा अभी फिलहाल नहीं है जब तक इसके कैश फ्लोज वगैरह थोड़े से बेहतर ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद शादाब टेक्सटाइल एक्सपैंड्स कैपिटल विद राइट इशू। ठीक है, अब राइट इश्यूज आप देख रहे होते हैं कि कंपनीज को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो राइट इश्यूज करके भी पैसे रेज कर सकती है। तो शादाब टेक्सटाइल इज वन ऑफ द कंपनी जो कि अभी फिलहाल राइट इश्यूज कर रही है। मुझे पर्सनली वैसे राइट इश्यूज नहीं पसंद है। मुझे लगता है कि आप अपना कैश को ज्यादा इस्तेमाल करके फिर अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। राइट इश्यू से थोड़ी सी जो है उसमें लिक्विडिटी का भी मसला आ जाता है और अगेन उससे थोड़ा सा हमें तो लगता है कि स्टॉक्स थोड़े सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन मैंने अपनी हिस्टोरिकली जब भी किसी स्टॉक में अगर देखा है मेजोरिटी केसेस में थोड़े से इश्यूज डेप्थ वाइज आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि राइट इश्यूज वाली चीज जो है इसको आप अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पीआईए साइंस कार्गो पार्टनरशिप विद एयर फ्रांस केएलएम टू एक्सपैंड ग्लोबल रीच। ये ऑलरेडी देख रहे हैं कि पीआईए ने काफी जबरदस्त रिवाइव किया है। अभी टाइम लगेगा इसको कैश फ्लोज को बेहतर होने के लिए, लेकिन अभी तक जितने भी फैक्टर्स आप देख रहे हैं काफी हद तक पीआईए की रिवाइवल की तरफ आ रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। ठीक है, सो ये थी सारी हमारी इस वीक की डेवलपमेंट्स और इस दफा का जो हम रेशियो ऑफ द वीक है थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज फ्री कैश फ्लो पर सीएफओ और इसके जो डेफिनेशंस हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्री कैश फ्लो पर सीएफओ measures how much a free cash company generates from its operating cash flow। ठीक है, सो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपका वो कैश होता है जो आप बिजनेस के अंदर लगा रहे होते हैं और फ्री कैश फ्लो आपका जो एक्सेस पैसा होता है जिसको आप बेसिकली क्या करते हो कि आप अपना जो एक्सेस कैश रह जाता है आफ्टर इसको थोड़ा सा काट देना यार। अच्छा, फ्री कैश फ्लो पर सीएफओ में आपका जो फ्री कैश फ्लो होता है वो ये होता है कि जो आपने एक्सेस पैसा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद लगाने के बाद जो एक्सेस आपके पास कैश रह जाता है दैट इज कॉल्ड योर फ्री कैश फ्लो। ठीक है, सो इसकी जो कैलकुलेशन होती है अगर आप फ्री कैश फ्लो पर सीएफओ के साथ देखें, हायर एफएससीएफ पर सीएफओ का मतलब है स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनटू फ्री कैश। डिसिप्लिन आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है, यानी कि आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से अपने कैश को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करें। ठीक है, लोअर और नेगेटिव फ्री कैश फ्लो होता है अगर हैवी री इन्वेस्टमेंट और हाई मेंटेनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप कर रहे हो तो वो फिर आपका नेगेटिव वाली साइड पे आएगा। कैपिटल इंटेंसिव यानी कि आपका जो अपना जो कैपिटल लग रहा है उसमें बहुत ज्यादा आपको ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ रहा है और उसकी आउटपुट जो है वो निस्बतन कम होती है। लिमिटेड फ्री कैश डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी कि अगर आपका कैश फ्लो अच्छा भी है लेकिन आपके पास फ्री कैश कम बच रहा है और आप उसके बदले कहीं पे खर्चा कर रहे हो तो तब भी एक पता लग रहा होता है कि आप बिजनेस वाइज जो है या तो आपने कहीं खर्चा कर दिया ज्यादा, या तो अगर आपके पास फ्री कैश नहीं है तो आपको अपने कैपिटल की बेस के ऊपर ज्यादा बिजनेस के ऊपर फोकस करना पड़ रहा है। अच्छा, अब हम फ्री कैश फ्लो पर सीएफओ का डाटा थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। अगेन यहाँ पे आप सरमाया के स्कोर पे आते हैं और यहाँ पे हम कैश फ्लो के यहाँ पे डिटेल में जाते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हो फ्री कैश फ्लो अगर आप पिछले 3 साल का 5 साल के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे पहले बहुत नेगेटिव चल रहा था 2022 के अंदर और अब जो है वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा है, थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। तो ये सिनेरियो होता है कि अगर आपका फ्री कैश फ्लोज आपके पास बच भी रहे हैं और अगेन आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि फ्री कैश फ्लो आपका पॉजिटिव जो है हर साल जब इंक्रीज भी करता जा रहा है और ओवरऑल सरमाया का जो स्कोर हमारा इसका सासगर का आ रहा है वो बहुत बेहतरीन आ रहा है। 81 स्कोर, ये हार्डली कोई कंपनी ऐसी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है इन के एशिया नेट जिसका इतना बेहतरीन स्कोर हो। ठीक है, अच्छा यहीं पे अगेन थोड़ा सा अगर आप नीचे आके भी देखना चाहो तो यहाँ पे भी हमारे पास होता है। वैसे ओवरऑल जो सरमाया स्कोर है वो हमें ऑलरेडी बता रहा होता है कि कंपनी हमारी कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी वीक है। ठीक है, फ्री कैश फ्लो पर सीएफओ यहाँ पे भी आ रहा है और अगेन अगर 3 साल का आप कंपेरिजन 5 साल के साथ करेंगे तो ये भी हमारा काफी हद तक इंक्रीज कर रहा है। सो ये हो गया मेरे एंड से फंडामेंटली। गेटिंग बैक टू फराज भाई जी, फराज भाई इस तरह टॉपिक्स भी थोड़ा सा डिस्कस कर। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर है, लेकिन आज भी जब भी क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी भी नीचे जाती है सबसे ज्यादा लॉसेस करने वाला मुल्क सरे फहरिस्त पाकिस्तान है।
इससे ये समझ आती है कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पैसे बनाने का तरीका भी नहीं पता। सो हम लेकर आ रहे हैं सरमाया के ऊपर क्रिप्टो फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसीज है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपने अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। सो आज ही सरमाया की ट्रेनिंग लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी, टॉपिक्स पे जाने से पहले हम KC 100 को डिस्कस करते हैं। ये सेम एग्जैक्टली वही है जो हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। हाई राइज एंड हाई लोज आपके इंटैक्ट हैं, स्टिल आपका ये हाई लो नहीं ब्रेक हुआ। इट मीन्स कि आपकी मार्केट जो है वो अभी तक ट्रेंड कर रही है बाय डेफिनेशन। लेकिन हमारे पास जो बेयरिश इंडिकेशंस हैं, जो लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि इनका वेट ज़्यादा था, इसी वजह से हमने देखा इस पूरे हफ्ते मार्केट में प्रेशर रहा। और वीकली RSI डाइवर्जेंस स्टिल इंटैक्ट है। उसके बाद आपकी डेली के ऊपर यहाँ पे ये प्रॉपर आपकी RSI की डाइवर्जेंस बनी हुई है। फिर वॉल्यूम्स पे भी डाइवर्जेंस आई थी और वॉल्यूम्स की बेयरिश डाइवर्जेंस थी, अभी तक उसके ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस नहीं बनी। इसका ये मतलब है कि यहाँ आने वाले टाइम पे बुलिश डाइवर्जेंस जब बनेगी, जब ये आपके सपोर्ट्स ब्रेक होगी, यानी कि कोई ब्लड बात आएगा, उसके बाद एक अगेन नेगेटिव मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ रहे होंगे, फिर जाके आपकी बुलिश डाइवर्जेंस आएगी। उसके बाद हम देखेंगे दोबारा मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगी। राइट नाउ बेयर्स का वेट ज़्यादा है, इंडेक्स के ऊपर प्रेशर रह सकता है या ये साइडवेज रह सकता है। मैं इसको कंसिडर करूँगा कि ये रिक्यूमुलेटिंग स्कीमेटिक जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, या यहाँ पे जैसे ये कंसोलिडेशन हुई थी, इन दोनों की तरह की कोई यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे डिफ़ाइन हो, और उसके बाद हम दोबारा से इस कंसोलिडेशन के बाद आने वाले टाइम पे फिर से नेक्स्ट हाई या मार्केट का इंडेक्स दोबारा बढ़ते हुए देखेंगे। राइट नाउ इंडेक्स और पे आप क्या कहते हैं, अगर इन्वेस्टेड हैं तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। सो जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स हैं, स्टिल उनमें काम होता रहेगा। जिनके चार्ट्स अच्छे हैं या जिनकी कोई फंडामेंटल ट्रिगर, कोई अच्छे बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हों या कोई न्यूज़ हो, उनमें वॉलेटिलिटी रहेगी, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी मार्केट में। मार्केट ओवरऑल ट्रेड करने के लिए बुरी नहीं है, लेकिन ये साइडवेज जो होगी मार्केट, ये इंडेक्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट ज़रूर करेगी। एक चीज़ बता दूं, ये जो जितनी बड़ी आपकी कंसोलिडेशन या साइडवेज मार्केट्स होती हैं, ये लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा दे जाती हैं, आपके नए हाइस फिर लगना शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पे अब सब्र से थोड़ा सा काम लेना पड़ेगा। और अगर बहुत से आपके स्टॉक्स प्रॉफिट्स में हैं और आप अगर थोड़ा सा उसको सेल करके साइडवेज मार्केट से को अवॉइड करना चाहते हैं, तो कैश पे आके फिर बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करें। और जब अच्छे स्टॉक्स आपको वैल्यू बाइंग पे मिल रहे हैं, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उनको फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा बाद में। सो ओवरऑल परेशानी वाली, घबराने वाली बात नहीं है। ये मार्केट का हिस्सा होता है कि जब ऊपर जाती है तो फिर नीचे भी आएगी, जिगजैग फॉर्मेशंस बनती हैं, कभी भी सीधी स्ट्रेट अप पैराबोलिक मूव्स नहीं होती। सो साइडवेज मार्केट में थोड़ा सा सब्र और इंतज़ार से काम लें और स्मार्टली उसको प्ले करें। आगे चलते हैं। अब हमारी जो टॉपिक्स हैं इस हफ्ते की टॉपिक्स, सबसे पहले अभी आपने जिसके फंडामेंटल्स दिखा रहे थे, आप डेटा दिखा रहे थे साजगार का, टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर भी ये बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। ये हमने यहाँ पे अभी जो रीसेंट कॉल थी इसकी, वो हमारी 1750 पे थी कि ये जब भी नीचे आएगा, ये हमारा बाय 1 बाय 2 लिखा हुआ है 1645, यहाँ पे ख़रीदें और ये फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उसने नए हाइज़ भी फिर लगाए हैं उसके बाद से। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये नीचे आ रहा था और जो हमने सजेस्टेड लेवल्स बताए थे, उसके बाद ये परफॉर्म नहीं कर रहा था कुछ दिन, तो बहुत से लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज किए, आपके तो स्टॉक्स चलते ही नहीं है, बढ़ते ही नहीं है। सो मैं उनको हमेशा यही कह रहा था, ये वैल्यू बाइंग और उसके बाद ये परफॉर्म करना शुरू होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले BTC के एनालिसिस किए, उसमें भी यही बात कर रहे हैं कि भाई इंतज़ार करें, सब्र करें, ये फिर बढ़ जाएगा। सो अभी इसके लिए ट्रेंड कर रहे हैं। अगर आप इसको करंट प्राइस पे बाय करते हैं 23-27 पे, तो आपका बड़ा क्लोज स्टॉप लॉस 2050 का बनता है, वो हो जाएगा। फिर 2580 इसके नेक्स्ट टारगेट है और उसके बाद ये फर्दर भी परफॉर्म कर सकता है। सो ओवरऑल स्टिल बुलिश है और जहाँ भी नीचे मिले इसको फिर एक्यूमुलेट करना चाहिए और 2580 के इसके टारगेट्स रखें। GMR अभी आपने इसका तो डेटा दिखा दिया, स्टिल डू यू थिंक बहुत अच्छा है ये? बिल्कुल ऐसे ही है। साजगर हमारी टॉप 2026 की पिक में भी है। वैसे फंडामेंटली आप देख रहे हैं, सरमाया स्कोर इसका बेहतरीन आ रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी आउटस्टैंडिंग है। मुझे लगता है इसके अंदर अभी भी काफ़ी तक स्टेबिलिटी भी है। अगर आप यहाँ पे देखें, स्टेबिलिटी का हार्डली कोई ऐसी कंपनी है जिसके इतने बेहतरीन मेरे पास यहाँ पे स्कोर आ रहे हो। सबके सब ऑलमोस्ट तकरीबन बहुत ज़बरदस्त हैं, गुड हैं। और अगेन नंबर वाइज अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, सो नंबर में अगर आप यहाँ पे देखोगे 2025 से TTM में भी आपका बहुत इजाफा आ रहा है। 2024 से अगर आप देखें 128% का इसमें तकरीबन मैं देख रहा था कि रेवेन्यू जो है इसकी ग्रो की है। अगर आप EPS में आ जाए, मोर देन डबल इसकी EPS भी यहाँ पे है। डेब्ट बिल्कुल ही कम है, ना होने के बराबर है।
कैश इसके पास बहुत आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है। सो एक ये कंपनी ग्रोथ फेज में थी, अब मुझे लग रहा है कि अब ये एक आपकी ब्लू चिप कंपनी बनने जा रही है। और अभी आप देख भी रहे हैं ऑलरेडी जो आपकी हेवल की गाड़ियां आ रही हैं, टैंक 500 आ रही है, कैनन अल्फा इन्होंने लॉन्च किया, उसके सिनेरियो काफी तक बेहतर रह रहे हैं। फोर व्हीलर्स की अगर बात की जाए तो तकरीबन 2.3 टाइम्स जो है इनकी फोर व्हीलर्स के वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ है, विच इज बहुत ही स्पेक्टेकुलर है सिनेरियो। और ये चीज का आपको जेन में रखना है कि इतनी इतनी सेल्स अगर गाड़ियों की भी आपकी इजाफा हुए, ये नहीं है सिर्फ प्राइस बढ़ गई तो आपकी सेल्स का नंबर आपको नजर आ रहा है, वॉल्यूम्स भी बढ़ने चाहिए और गाड़ियों के इनके वॉल्यूम्स बढ़े, विच इज वेरी गुड थिंग। हेवल का आप देखें PHEV मॉडल जो है वो भी काफी जबरदस्त उसने परफॉर्म किया है। और यूनिट्स जो है अगर आप बात की जाए तो 1586 यूनिट जो है इनके पिछले साल 2 क्वार्टर्स के अंदर सेल हुए थे, जो कि इस साल जो है उन्हीं 2 क्वार्टर्स के अंदर तकरीबन 3500 इनकी गाड़ियां सेल हो चुकी हुई हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि पहले 60 कार्स पर डे जो इनकी प्रोडक्शन होती थी, एक शिफ्ट में काम होता था, अब जो है वो डबल शिफ्ट में काम हुआ करेगा और 100 कार्स पर डे के ऊपर ये जा रहे हैं, जिसका एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्च 2026 तक ये अगेन इसके ऊपर काम कर लेंगे। ऑलरेडी आप देख रहे हैं NEV पॉलिसी के तहत जो है प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर काफी हद तक अभी भी गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है। एंड गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है जो 2026 के अंदर ऑटो पॉलिसी खत्म होनी है तो उसके बाद इन सेक्टर्स को या इन कंपनीज को जो मॉडल है इनको थोड़ा बहुत यहाँ पे फायदा हो। CKD जो लॉन्च है आपने ऑलरेडी देख लिया, टैंक ऑलरेडी लॉन्च हो गई भी है। कैनन जो है और ऑरा के जो मॉडल्स हैं वो भी आने वाले वक्त के अंदर अगेन कंपनी जो है अनाउंस करेगी कि कब उन्होंने ये करना है। इसके अलावा 3 व्हीलर्स जो है वो तकरीबन ये 22 कंट्रीज को ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं। सो ये एक बड़ी अच्छा साइन है जो कि हमारी गाड़ियां जो है जो साजगर यहाँ पे बनाता है, सिर्फ 4 व्हीलर्स के अंदर काम नहीं चला, 3 व्हीलर्स के अंदर भी ये साथ साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा 11.5 बिलियन डॉलर्स का ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी जो है आपने देखा कि लोकलाइजेशन के ऊपर यहाँ पे ज्यादा फोकस करेंगे। और जो कंपनी लोकलाइजेशन के ऊपर फोकस करती है, डाउन द लेन जब भी डॉलर इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस आती हैं या मसले मसाइल आते हैं, उससे फिर ये कंपनीज जो है थोड़ा सा बेनिफिट उनको हो जाता है। ठीक है, इसमें ये एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो इनकी पेंट शॉप है, फिर उसके बाद न्यू वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन होगी। 5.7 मेगावाट जो है सोलर सिस्टम के ऊपर ये काम कर रहे हैं। एंड लास्ट जो है न्यू मैन्युफैक्चरिंग जो असेंबली ये लगा रहे हैं न्यू एनर्जी व्हीकल्स के ऊपर, उसके ऊपर भी इनका यहाँ पे काम होगा। जी बैक टू फराज। ज़बरदस्त। अमार, इसके बाद हमारी नेक्स्ट पिक है फिरोज सन्स एंड लेबॉर्ट्रीज़ की, और यहाँ पे हमारे पास जो चार्ट बना हुआ है बहुत अच्छी रैली थी इसकी 242 से लेके 465 एग्जैक्टली। फिबोनाची की 50% की रिट्रेसमेंट थी। इसका ये मतलब है ये जो पैटर्न बन रहा है आपका वो ABCD के इक्वलेंट है। और इम्पॉर्टेंट थिंग है ये है कि यहाँ पे जब ये 465 66 के जो हाइज ब्रेक करेगा, ये मोस्ट लाइकली ये कर देगा। सो ये फिर इसके जो नेक्स्ट टारगेट्स आते हैं वो 588 590 के करीब के आते हैं। सो यहाँ पे अभी जो फ़िलहाल इसकी फॉर्मेशन बनती हुई नज़र आ रही है वो कप एंड हैंडल की होगी। 465 के अराउंड जाके थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा, करेक्ट करेगा, एंड देन दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं इस पे नज़र रख के बैठा हूँ, जैसे ही अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे 466 को, फिर मेरे ख्याल में इस पर एंट्री लेनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये कहीं करेक्ट होता हुआ नीचे कहीं मिल जाए आपको, लेट्स से 405 रुपये के अराउंड या 404 के अराउंड, तो फिर वहाँ पे बाय करना चाहिए। फिर इसका स्टॉप लॉस जो है वो 358 का हो जाएगा अगर यहाँ पे बाय कर रहे हैं। और अगर जैसे ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर बढ़ना शुरू होता है तो फिर उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है वो 420 के अराउंड बनेगा। सो दो सिनेरियोज़, दोनों तरीके से हम इसको ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट ठीक रहती है, आपकी परफॉर्म करती रहती है, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही हो तो फिर उस टाइम बाई कर लीजिएगा। अगर मार्केट में प्रेशर है तो फिर वैल्यू बाइंग की तरफ जाएँ, 404 405 के अराउंड इसको बाय करने की कोशिश करें अगर उन लेवल्स पर आता है तो। ओवरऑल बहुत बेहतरीन ट्रेंड में है और आई होप कि ये आने वाले टाइम पे इस B पॉइंट की जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक कर देगा। सो उसके लिए ब्रेक करने के लिए हमारे पास फंडामेंटल्स के ट्रिगर ज़रूर होने चाहिए, या तो इसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर आएँ या इसके पास कोई ऐसी इनसाइड स्टोरी हो जो ये एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हुए फर्दर इस ट्रेंड को बढ़ा दे। जी हमारा ऐसा कुछ हो रहा है फिरोज सन्स में? बिल्कुल फिरोजसन्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे मुझे फंडामेंटली फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इसमें नज़र नहीं आए, सेल्स में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है। वैसे ऑलरेडी ये कंपनी जो है काफ़ी हद तक प्रोडक्ट्स अपने जो कैटेगरी इसमें लॉन्च करती रहती है। नंबर्स वाइज देखा जाए तो पिछले साल की नज़र 15.8 बिलियन से तकरीबन इसकी 20.2 बिलियन रेवेन्यू में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। ऑपरेट ग्रॉस प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ है। वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 2024 से जब से डीरेगुलेशन
आपकी मेडिसिन के अंदर हुई है, तो उससे काफ़ी हद तक बेहतरी भी आई है। फिर अगेन अगर आप यहाँ पे आ जाए, ईपीएस में तकरीबन 15.7 से 18.7 की ईपीएस इसकी काफ़ी हद तक बेहतर रही है, तो इसमें भी थोड़ा सा इजाफा नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद अगर आप डेब्ट टू इक्विटी पे आ जाएँ, थोड़ा सा निस्बतन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर या इंडस्ट्री, और इसका अगर आप कंपैरिजन यहाँ पे करना चाहें तो अगेन आप यहाँ पे आके इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। डेब्ट टू इक्विटी अगर आप यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे अगर अगर आप आके देखो तो ये आपके पास एक इंडस्ट्री की एवरेज भी आ रही होती है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो तब भी आपके पास ये थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि ओवरऑल जो है एवरेज आपकी क्या चल रही है, ठीक है। सो ये आप हिस्टोरिकली भी इसको देख सकते हैं, फिर आप वर्सेस हिस्ट्री जो है इसके साथ भी देख सकते हैं। हिस्टोरिकली जो है इसकी थोड़ी सी मैक्सिमम 44 पे रही हुई है, मिनिमम जो है अब इसकी 15 तक आ गई है। अच्छा, अब इसकी प्रोडक्ट्स वाइज थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। कुछ ओमेगा आप देख रहे हैं मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इसकी सेल होती है। फिर उसके बाद सीडाजिन जो है ये काफ़ी हद तक इसकी सेल होती है। ब्रोनोकॉल जो है ये भी एक सीरप जो है, जो कफ सीरप होता है आपका, वो आपका यूज होता है। फिर इसके अलावा जो है अगर आप देखें कि इनका ग्रॉस मार्जिन जो है वो भी काफ़ी हद तक थोड़ा सा बेहतर आया है, और इसकी रीज़न ये है कि अब जो है ये सेल्स मिक्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल का जो सेगमेंट है इनका तकरीबन वो 48 to 50% जो मार्जिन जो इनका होता है वो फार्मास्यूटिकल के सेगमेंट से आता है। और दूसरा ये अपने कुछ मेडिकल डिवाइसेस जो है वो भी अपने एंड पे ये सेल करते हैं, और उसका जो सेगमेंट है वो तकरीबन 25 to 30% की रेंज में आता है। बट इसके अलावा मुझे और कोई ट्रिगर्स नजर नहीं आए थे। हो सकता है जो ये अपनी एंड पे जो इसकी सेल्स या प्रॉफिट वगैरह थोड़े से बढ़े उसकी वजह से थोड़ा सा बेहतर आ जाता है, हो सकता है। इसके फंडामेंटल सरमाया स्कोर को थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि अभी इस टाइम पे कैसा स्कोर चल रहा है। फिलहाल थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, लेकिन अगर यहाँ पे ग्रोथ वाइज बात की जाए तो ग्रोथ इसकी मेरे ख्याल से काफी बेहतर है, जो कि 2021 से 88.8 बिलियन से 20 बिलियन पे आ गई है। नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। ईपीएस कुछ अरसे गिरा है, लेकिन 2023 से 6.24 से 18 तक आ गया। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे सिनेरियो बेहतर लग रहा है। स्टेबिलिटी वाइज देखा जाए तो अभी भी टोटल डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा हमने ऑलरेडी देखा कि थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है। फिर आपका जो है नेट चेंज इन कैश अगर आपका नेगेटिव है, इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं अपना कैश को यूटिलाइज कर रही है। कैश फ्लो फॉर ऑपरेशन जो है इसका अभी भी थोड़ा सा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से निस्बतन कम है, तो ये एक सिनेरियो हमें देखना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, लेकिन अगेन इसको हम कंपैरिजन करते हैं कि इसका स्कोर जो है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कैसे देखना होता है। जी, बैक टू फराज। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट पिक है वो हमारी है सीमेंट कंपनी की, थट्टा सीमेंट। और ये बहुत अच्छी, इसके हमने पहले टारगेट्स बताए थे। ये मेरे ख्याल में 48 पे ब्रेकआउट था और उसके बाद ये रैली कर गया था, ये हमने हाईलाइट कर दिया था। और हमारे जो टारगेट्स थे वो उस टाइम 70 के थे जो उसने जाके हिट किए थे। वहाँ से फर्दर बढ़ता हुआ 103 किया और राइट नाउ आके उसी 70 के अराउंड ये ट्रेड हो रहा है। और ये जो रैली इसकी बनी है 34 रुपये से 103 रुपये की, उसका जो फिबोनाची का गोल्डन रेशो या गोल्डन जोन आ रहा है, वो उस जोन के अंदर काफ़ी टाइम से एक्यूमुलेट हो रहा है या अब यहाँ पे जमा होना शुरू हो गया है। तो ये 64 से 70 के अराउंड है, और ये जो रीजन आपकी यहाँ पे अगर ये थोड़ा और टाइम गुजार देता है तो फिर ये इजीली दोबारा से बढ़ता हुआ 78 और फिर 87 के टारगेट्स को जाके टेस्ट कर सकता है। ओवरऑल इसने सिंगल टॉप बनाया है, इसका लोअर हाई ड्यू है, ऊपर बाउंस इसका ड्यू है। सो यहाँ पे जैसे ही इसकी करेक्शन एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो तो ये इन टारगेट्स को जाके हिट कर जाएगा। सो वैल्यू बाइंग मेरे ख्याल में इसमें बनती है, करनी भी चाहिए। 69 65 के अराउंड इसको जमा करते रहें और फिर इंतज़ार करें कि अपने इन टारगेट्स को जाके 86 87 को जाके हिट करें। अमार ओवल और ठट्टा सीमेंट आपको लग रहा है अब ये जो इसने इतनी अच्छी रैली की उसके बाद ये करेक्ट हुआ, पहले तो ये बताएं ये रैली के पीछे क्या रीज़न थी, और उसके बाद ये 103 से जो दोबारा 65 हुआ है, 35% डाउन हो गया, उसकी क्या रीज़न है, और आगे जो हम इसका आउटलुक देख रहे हैं वो बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे थट्टा सीमेंट जैसे 2025 की मेरी टॉप पिक में भी शामिल था, और इसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि एक ये सीमेंट कंपनी एक छोटी सी कंपनी है अगर एज कम्पेयर टू बड़ी बड़ी कंपनीज को देखा जाए। लकी सीमेंट होगा आपका, कोहार्ट सीमेंट, फौजी सीमेंट, ये बड़ी कंपनीज में शुमार होता है। तो थट्टा सीमेंट वाज अ स्मॉल कंपनी, और ये सिंध के अंदर कराची के पास ये इनका प्लांट मौजूद है, और ये इंटीरियर सिंध के अंदर अपने सीमेंट्स को ज्यादा सेल करते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने एंड पे विंड पावर के ऊपर बहुत काम किया, रीन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, जिसकी वजह से इनके मार्जिन जो है इंतहाई ज्यादा इंक्रीज किए थे। और चूंकि अगर छोटी कंपनी होती है उसके मार्जिन हल्के से भी ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो आपकी अर्निंग्स होती है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। तो ये सिनेरियो काफी अरसे से चल भी रहा था। 2023 में हमने
एज मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमने मिल के इसको हाईलाइट किया, देखा कि हमारे सरमाया स्कोर के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा था और उस टाइम पे हमने इन्वेस्टमेंट की थी। तो ये आप देख सकते हो कि ये तकरीबन 10x वहाँ से हो चुका हुआ है। तो ये सिनेरियो हमने भी इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। 2025 के अंदर भी मैंने जब आपके इसको हाईलाइट किया था कि ये यहाँ से भी परफॉर्म कर सकता है, वहाँ से भी इसने 2.5x डबल या ट्रिपल की तो वहाँ से हो चुका है। तो ये सिनेरियो था जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बेहतर हुई थी। ठीक है, अभी भी अगर इसका सरमाया स्कोर देखेंगे तो काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन ये जो हिस्टोरिकली इसका स्कोर रहा है उससे ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आया। ठीक है, अच्छा अब इसके ऊपर वापस आते हैं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाइज अभी भी काफ़ी हद तक थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अब निस्बतन थोड़ी सी 20% इसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नजर आ रही है। ग्रोथ के नंबर्स के ऊपर अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो ईपीएस जो है वो बहुत जबरदस्त आपकी 0.49 से 5.9 यानी कि आपका 10x जो है तकरीबन ईपीएस बढ़ चुकी हुई है। नेट प्रॉफिट जो है वो इसी तरीके से आपका 10x हो चुका है। रेवेन्यू आपका बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने जबरदस्त आपके सिनेरियो यहाँ पे चल रहे हैं। स्टेबिलिटी के ऊपर आप आ जाओ तो स्टेबिलिटी के अंदर भी अभी भी आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट मार्जिन वगैरह, टैक्स रेट ये काफी हद तक आपके बेहतर चल रहे हैं। सारे के सारे आपके यहाँ पे गुड सिनेरियो चल रहे हैं और टैक्स रेट सिर्फ है वो भी आपका 29% से ऊपर होता है, यानी कि ये भी आपका सारा स्कोर बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो ये चीज आपको नजर आ रही है कि जब भी एक अच्छी कंपनी होती है उसके सारे फैक्टर्स ये सारे बेहतर हों तो इसका मतलब है कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। इन गोइंग फॉरवर्ड अभी आप क्वार्टरली अगर इसको थोड़ा सा हम क्वार्टरली वाइज देख लें तो थोड़ी सी इसकी निस्बतन पिछले क्वार्टर की निस्बत हल्के से रेवेन्यू डिक्लाइन हुए हैं। वो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि हर मंथ क्वार्टर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ऊपर नहीं जाता, और जो अभी हम बात कर रहे थे डिक्लाइन, वो यही रीजन है कि ये थोड़ी सी यहाँ पे रेवेन्यू इसका थोड़ा सा डिक्लाइन किया है। और लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी सिनेरियो बेहतर है। मेरी इस दफा टॉप 2026 की पिक में मैंने नहीं डाला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर फंडामेंटली बाकी चीजों को भी डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बात की कि सारी कंपनीज जो हैं आपकी सीमेंट की, वो खासतौर पर रीन्यूएबल के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, तो इन्होंने सबसे बड़ा एक फैक्टर ये है कि 100% ये लोकल कोल के ऊपर काम करते हैं। ये जो आपका लोकल कोल है ये सबसे सस्ता कोल इस टाइम पे अवेलेबल है, और इसमें अगेन बेनिफिट काफी ज्यादा कंपनीज को होता है। पावर मिक्स बात की जाए तो तकरीबन थट्टा पावर से ये 9.9 मेगावाट का ये बिजली लेते हैं। फिर उसके बाद सोलर से 5 मेगावाट इनको मिलता है। विंड टर्बाइन में 4.8 मेगावाट है। वेस्ट हीट रिकवरी जो है तकरीबन 3 मेगावाट वहां से बिजली मिलती है इनको। अगेन ये एनर्जी लेते हैं। और अभी जो है नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड विंड पावर के अंदर ये 7.5 मेगावाट अगेन इसमें इजाफा कर रहे हैं। इसके अलावा जो है थट्टा पावर जो है इसको ये एक्वायर कर इनके पास इनके शेयर्स भी हैं, और ये कंपनी ने अगेन थट्टा सीमेंट को काफी हद तक डिविडेंड्स भी दिए हैं, जिसकी वजह से टाटा सीमेंट के अदर इनकम जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी थी। और अगर ईपीएस वाइज देखा जाए तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी है। इसके अलावा जो है कंपनी प्लांट सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज करना चाह रही है, और ये अब 5000 टन पर डे जो है ये थोड़ा सा कोशिश करिए कि इतनी हमारी एक्सपेंशन हो जाए। इसके अलावा जो है एमओयू जो है उनका चाइनीज कंपनी के साथ इस चीज के ऊपर हो गया है कि वो कंपनी यहाँ पे आएगी और अगेन अपनी ड्यू डिलिजेंस वगैरह करेगी। इसके ऊपर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आने वाला है वो तकरीबन $100 मिलियन होगा, जिसमें 50% जो है कंपनी डेप्ट लेगी और 50% अपनी इक्विटी यूज करेगी। ठीक है, इसके अलावा बेलारूस के अंदर जो मिन्स्क के जो ये ट्रैक्टर्स के ऊपर काम करना चाह रही है, ऑलरेडी इन्होंने 150 ट्रैक्टर्स जो है वहां से लोकली इंपोर्ट यहाँ पे इंपोर्ट करती है, जिसमें से 5 से 10 जो है तकरीबन इनके सेल भी हो गए हैं। और कंपनी का ये कहना है कि यहाँ पे अगेन जो लोकलाइजेशन है वो हम बलोचिस्तान में इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेवलपमेंट्स यहाँ पे नजर आ रही हैं टाटा सीमेंट्स के अंदर, जिसकी बेस के ऊपर आप इसको थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में रख भी सकते हैं। जी, बैक टू फराज। अच्छा, नेक्स्ट पिक है हमारी कंडीशनल बाइंग होगी प्रेमा की, और इस केस में ये है, ये यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है पूरा। इसने एक्यूमुलेशन जोन बनाया हुआ है 36 से लेके 44 के अराउंड। ये इस जोन के अंदर अक्टूबर से लेके अभी फेब चल रहा है आपका, तकरीबन 4 महीने से इसी जोन में ट्रेड हो रहा है। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो फिर बाय करना चाहिए, जो कि 44.20 की बनती है। इससे ऊपर निकला तो फिर बाय करेंगे। जो इसके टारगेट्स हैं वो 50 के, और फिर जो नेक्स्ट टारगेट हैं वो 54 के बन सकते हैं। और अगर जैसे ही ये बाय ब्रेकआउट देता है तो फिर उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस है वो 36 के अराउंड का बन सकता है इसके ऊपर। सो ओवरऑल ये साइडवेज चल रहा है, हम कंडीशनल बाइंग की तरफ जाएंगे। जैसे ही ये ब्रेकआउट दे तो उस केस में बाय करेंगे, अदरवाइज इंतज़ार ही करेंगे जब तक इसका ब्रेकआउट ना लगे। अमार, ये प्रेमा अभी हमने देखा पिछले 1-2 दिन में बढ़ के 37 से 44 हो गया, और मेरे ख्याल में जो इसकी मार्केट में न्यूज़ थी वो यही होगी कि
गनी डेयरी जो आ रहा है मार्केट में वो ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो आपको लगता है कि कम्पीट कर रहा है उसको, या दोनों परफॉर्म करेंगे आगे जाके? जो गनी डेयरीज़ के सीईओ है वो तो कह रहे हैं कि दूध जो है शॉर्ट है, कंपटीशन तो है ही नहीं मार्केट में। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने गनी डायरीज के ऊपर अभी आईपीओ में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीक में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। प्रेमा का हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वैसे ऑलरेडी एक चीज़ हमने कुछ अर्सा पहले बुल्सन बीस में डिस्कस भी किया था कि दूध के ऊपर जो है ना एक टैक्स लगा दिया था गवर्नमेंट ने, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक पिछले अरसे में ईपीएस जो है, अर्निंग्स जो है काफ़ी कंपनीज की कम रही थी। अब जो है कंपनीज का ये कहना है, टैक्स तो रिवर्स नहीं हुआ हुआ, लेकिन कंपनीज का ये कहना है कि अब जो है डिमांड जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो रही है, जिसकी वजह से जो है ये कंपनी हो सकता है आगे परफॉर्म करेगी। अच्छा, वैसे नंबर वाइज बात की जाए तो प्रेमा की जो सेल्स है वो तकरीबन 2.5% उसमें इजाफा हुआ है। ग्रॉस मार्जिन जो तकरीबन 24% उसमें बेहतरी आई है। ईपीएस जो है इसकी तकरीबन 59% का इजाफा है, और उसकी रीजन अगेन हम समझ सकते हैं कि आपकी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो भी थोड़ी सी कम आ रही है, हुई है। अदर इनकम के तौर पे भी इनको थोड़ी सी बेहतरी मिली है, तो ये सिनेरियो काफी हद तक इनके लिए काफी बेहतर रहा। इसके अलावा जो है हमें ये समझना होगा, प्रेमा जो है इस टाइम पे सबसे बड़ी इसकी मार्केट शेयर है पैकेज पैस्चराइज मिल्क के अंदर, ठीक है। सो ये तकरीबन 60 to 65% मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। इसके अलावा जो है कंपनी के पास 35 से 36 SKUs हैं, यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट्स उसको कहा जाता है, जो कि आपके पैस्चराइज होल मिल्क में है, बटर है, इसमें घी है, फ्रेश जूसेस आते हैं और अदर कैटेगरीज भी आती हैं। इसके अलावा जो है कंपनी ने हाईलाइट ये भी किया है कि ये अपने एग्स को या कॉटेज चीज को इसको भी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वो भी एक सिनेरियो चल रहा था जिसकी वजह से कंपनी काफी अरसे से अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही थी, और अब जो है ये अगेन जब मार्केट में ये प्रोडक्ट्स आएंगी तो उससे भी काफी हद तक बेहतर होगी। इसके अलावा जो है ये कनोला ऑयल एंड ग्रीक योगर्ट के अंदर भी अगेन इसको भी लाना चाह रहे हैं, तो अगेन आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट्स जो है वो काफी ज्यादा इसमें इजाफा हो रहा है। इसके अलावा जो है कंपनी 1.5 मेगावाट और सोलर जनरेशन कैपेसिटी भी रखती है, वो भी एक अच्छा सिनेरियो है, और इसको फर्दर एक्सपेंशन की तरफ भी इसका अगेन माइंड बन रहा है, प्लान बन रहा है कि इसको भी इजाफा किया जाए। इसके अलावा जो है ये बायोमास से भी अगेन जो है एनर्जी क्रिएट करती है, जिसकी वजह से भी अगेन इनका जो मार्जिन है वो थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड जो है ये कुछ एक्सपेक्ट ये करिए 500 to 600 किलोवाट्स की और जो है सोलर लगाया जाए, जिसको ये एक्सटेंड करके 1 मेगावाट के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो आप देख रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर भी काम हो रहा है, थोड़े से नंबर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, थोड़ी सी अर्निंग्स आप देखें वो भी काफी हद तक बेहतर हुई है, तो हो सकता है कि आगे यहाँ से ये थोड़ा सा परफॉर्म करें। जी सही, अब ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को डिस्कस करते हैं, और डॉलर इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम के ऊपर राइट नाउ, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस आ रही है वीकली पे, तो हमने देखा कि बाउंस उस पर उसी तरह आया, और हमारी जो USD JPY की कॉल थी वो एग्जैक्टली जाके उसी तरीके से परफॉर्म उसने किया। राइट नाउ जो डॉलर इंडेक्स है वो एक बेयरिश ट्रेंड तो है ही इसमें, यहाँ पे लोअर हाई बना हुआ है, और उसके बाद ये मुझे यहाँ से डेड कैट बाउंस लग रहा है, और रेजिस्टेंस को जाके इसने टेस्ट किया 97.842। स्टिल ये इसी जोन के अंदर रहते हुए ट्रेड करेगा, और शॉर्टर टाइम के लिए मुझे लगता है ये थोड़ा सा नीचे आता है कहीं पे 96 97 के अराउंड, दोबारा से एक दफ़ा ज़रूर इसको आना चाहिए अगर इसको बढ़ना है तो। सो ओवरऑल ये स्टिल स्ट्रगल ही कर रहा है, अभी तक हमारे पास ये बेयरिश ट्रेंड में ही चल रहा है। सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कमिंग वीक में टेक्निकली ये हमें नीचे ही थोड़ा नज़र आए। अमार, डॉलर इंडेक्स का अभी रिसेंट पास्ट में जो डेटा आया है वो क्या सजेस्ट कर रहा है आपको? बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं अपने एंड पे इसको शेयर भी कर देता हूँ। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, और अभी हम क्या करते हैं इसके थोड़े से सीजनल्स को भी देखते हैं, और उसकी बेस के ऊपर भी हम थोड़ा सा जज करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर हमारे जो जितने भी करेंसीज हैं उसको हम कैसे देख रहे हैं, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे आते हैं डॉलर के ऊपर। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो डॉलर, मुझे जिस तरीके से फराज अपने एंड पे बता रहे हैं कि सीजनल जो है हो सकता है नीचे आ जाए, तो यहाँ पे सीजनल्स भी मुझे यही सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको नीचे आना चाहिए। और इसके अगेंस्ट अगर आप कुछ करेंसीज को और भी देखें, स्विट्जरलैंड करेंसी जो है ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये ऊपर जा सकती है। कैनेडियन डॉलर वैसे तो नीचे आता है, लेकिन फंडामेंटल्स जो है इस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर तीनों के मुझे काफी हद तक बेहतर लग रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर और कैनेडियन डॉलर, ये तीनों के अगर आप देखेंगे सीजन में ये तीनों नीचे आते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा कि ये तीनों नेक्स्ट वीक के अंदर नीचे आएंगे, क्योंकि अभी जो है जो यूएस ईरान की सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई है, उसके वजह से मार्केट ने तो रिस्पॉन्स वापस किया है, अच्छा रिस्पॉन्स किया है, लेकिन अब जो है फंडामेंटल्स में बाकी चीजों पे हमने
कंसिडर करनी है। डॉलर अगर आप यहाँ पे देखें, ये काफी हद तक नीचे आता है, और अगर मैं फंडामेंटल्स के ऊपर यहाँ पे आ जाऊं तो डॉलर के जो इस वीक के अंदर थोड़े से सिनेरियो मेरे पास कम हुए हैं। वैसे तो यहाँ पे अगेन आप देखो 4 ग्रीन एंड 2 रेड चल रहा है, लेकिन इस वीक का जो हमारा स्कोर का हमने मैकेनिज्म बनाया हुआ है, जिसमें 1 ग्रीन हमारे थे और 3 रेड यहाँ पे हमारे पास नजर आ रहे थे, उसका मतलब डॉलर में थोड़ी सी डाटा हमारा वीक है। अब कहाँ पे वीक है, थोड़ा सा हमने उस चीज को समझना है। आपके जो लेबर का डाटा हमारे पास इस दफा आया, वो थोड़ा सा यहाँ पे वीक आया, और ये एक बहुत बड़ा रीजन बना था जिसकी वजह से मार्केट भी आप देखें बड़ी तेजी से नीचे आई थी, और अब जो है वो थोड़ी सी रिवाइव जो कर रही है वो सिर्फ इस वजह से करेगी, सिचुएशन हमारी थोड़ी सी बेहतर होगी। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अभी भी फेडरल रिजर्व बैंक को काम करना पड़ेगा, और हो सकता है कि नेक्स्ट जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें रेट कट की भी ये बातें करें। जब रेट कट की बातें होंगी तो अगेन ये शायद हो सकता है कि अपने एंड पे ऊपर भी जा सकता है। अच्छा, एक करेंसी जो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक के अंदर आपकी अच्छी परफॉर्म कर सकती है, वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली लास्ट वीक के अंदर रेट हाइक किया है, तो वो भी सिनेरियो आपका काफी हद तक बेहतर रहेगा। स्कोर वाइज भी काफी अच्छा रह रहा है। जापानीज येन जो है, ये एक आपकी करेंसी ऐसी है जो मुझे लग रहा है कि ये काफी हद तक वीक रह सकती है नेक्स्ट वीक के अंदर भी। सो फंडामेंटली अगर ये स्कोर पे आ जाए, जापानीज येन में अगर आप देखें तो इसका स्कोर थोड़ा सा गिरा भी है, और ऑस्ट्रेलियन का जो है वो स्कोर थोड़ा सा बेहतर भी हुआ है। जी, बैक टू फराज। अगर डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है तो हम फिर पाउंड यूएसडी को बाय साइड पे ट्रेड करेंगे। सो मेरे लिए जो पाउंड यूएसडी है 1 आवर के ऊपर, उसका सेटअप बहुत क्लियर है इस टाइम। मैं ये करूँगा कि यहाँ पे हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई हुई है, डाइवर्जेंस के बाद ये ऊपर रेजिस्टेंस को जाके इसने टेस्ट कर रहा है इस टाइम। तो स्लाइटली नीचे कहीं आता है, लेट्स से 1.35600 के अराउंड बाय करना चाहिए। फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 1.36500, एंड देन सेकंड टारगेट 1.3700 का होना चाहिए। और अगर यहाँ कहीं हमें मिल जाए नीचे करेक्शंस पे, जैसे बढ़ने को ओपन होती है मार्केट या यूके सेशन के टाइम, ये शायद हो सकता है थोड़ा सा करेक्ट हो, इधर आए नीचे, तो अटेम्प्ट करें बाई की। और फिर इस एसएल जो है, जो ये लो डिफाइन हुआ है 1.35 का, उसे स्लाइटली नीचे रख दें। ओवरऑल ये यहाँ से थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करता हुआ आगे नज़र आ सकता है। पाउंड, अभी आपने डेटा तो दिखाया, उसमें पाउंड का भी बता दें, हाईलाइट कर दें कि बेहतर है एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर, ये डायरेक्शन ठीक है? बिल्कुल, पाउंड को भी यहाँ पे हम देख लेते हैं, और अगर आप यहाँ पे आते हैं पाउंड का नंबर्स वाइज देखा जाए तो इस टाइम पे मेरे पास 5 ग्रीन एंड 0 रेड, तो ये सिनेरियो हमारे एंड पे तो पाउंड का बहुत बेहतरीन आ रहा है। ठीक है, सो फंडामेंटली पाउंड जो है काफी हद तक बेहतर भी है, और यहाँ पे अगर नंबर वाइज हम बात कर लेते हैं तो 4 ग्रीन यहाँ पे 2 रेड मेरे पास यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाउंड के फंडामेंटल्स काफी तक इंप्रूव हुए हैं। लेकिन एक चीज को यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि पाउंड निस्बतन थोड़ा सा कम परफॉर्म किया था लास्ट वीक में, और इसकी रीजन ये थी कि जो इनका मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें जो वोटिंग आई है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी तो हमें पता लगे था कि रेट कट ये नहीं करेंगे, लेकिन अगेन जो उसके वोट्स थे वो थोड़ा सा डिटर्मिन ये कर रहे थे कि हो सकता है कि अगेन काफी लोगों के वोट्स ये चीज का हो कि हमने मजीद रेट कट को नहीं करना, लेकिन जो वोट्स आए थे वो डोविश वाली साइड पे ज्यादा थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिविटी आई थी। लेकिन इसने दोबारा बहुत जबरदस्त रिकवर किया था, क्योंकि फंडामेंटली ये काफी हद तक स्ट्रॉन्ग था। तो अब गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक के अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग की जो सिनेरियो है वो मुझे लगता है काफी हद तक बेहतर रहेगा। वैसे एक दफा इसके सीजनल भी देख लेते हैं कि हमारे सीजनल जो है वो हमें क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन आप देखो, वैसे तो यहाँ पे आपके थोड़ा सा, बल्कि शायद हो सकता है रिवाइव करे, तो आप देखो ये फरवरी में ये काफी हद तक एकदम से शार्पली ऊपर भी जा सकता है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में पाउंड जो है वो हमारे लिए काफी अच्छी करेंसी हो सकती है। सही। अब ग्लोबल इंडाइस में नैस्डैक को डिस्कस कर लेते हैं, और इसको हम थोड़ा बड़ी पिक्चर में, बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे। सो हमारे पास ये ट्रेंड करता हुआ आ रहा था, ट्रेंड करने के बाद यहाँ पे इसने टॉप डिफाइन किया अक्टूबर 2025 में, साइडवेज हो गया और डबल टॉप की फॉर्मेशन ली है, लेकिन बगैर डाइवर्जेंस के साथ। इसका ये मतलब है कि ये आपका कंटिन्यूशन पैटर्न है। कंटिन्यूशन पैटर्न से ये मुराद है कि आने वाले टाइम पे ये ब्रेक होके इंडेक्स जो है फर्दर ऊपर जा सकता है। एक अच्छी चीज़ ये हुई कि ये जो इसकी सपोर्ट डिफाइन हो रही थी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो थी 24,200 से लेके 24,700 तक की, इस सपोर्ट जोन को आके इसने जो फ्राइडे मॉर्निंग थी, जब वो एकदम से फ्लैश क्रैश आए मार्केट्स में, स्पेशली क्रिप्टो में, तो इसके भी फ्यूचर्स नीचे आके ट्रेड हो रहे थे। और जैसे ही यूएस सेशन ओपन हुआ तो हमने देखा कि डाउ जोन्स के नए हाइज लग गए, और फिर उसके बाद ये जो है बहुत बड़ी एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, बहुत अच्छा साइन है। यहाँ पे सपोर्ट से बुलिश एनगल्फर बनना डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा साइन।
सो ये बहुत अच्छे नोट्स पे आके बंद हुआ फ्राइडे को। अब उम्मीद यही है कि ये इस बुलिश मोमेंटम को इसको कंटिन्यू करे और दोबारा से जाके इसको जो इसके नेक्स्ट नए हाईज भी टेस्ट कर सकता है, सॉरी जो ऑल टाइम हाईज है उसको जाके टेस्ट करे और फिर नए हाईज भी जाके ये प्रिंट कर सकता है। सो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी, अब इसका स्टॉप लॉस बहुत इजी हो गया यहाँ पे डिफाइन होना, वो 23,700 का है। सो बाय ऑन डिप पे अगर रहें और उसके बाद फिर एक्सपेक्ट यही करेंगे आने वाले टाइम पे ये फर्दर बढ़ता चला जाए। 23,700 जो है वो बैरोमीटर है, बेंचमार्क है आपका। हमार ग्लोबल मार्केट्स बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, अभी आपने पहले भी डिस्कस किया, एक दफ़ा फिर बता दें। अच्छा, यहाँ पे थोड़े से 2-3 सिनेरियो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी नंबर्स वाइज आपको बात की है कि डॉलर के एम्प्लॉयमेंट का डाटा जो है वो थोड़ा सा वीक आया, जिसकी वजह से मार्केट ने अच्छा इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं किया। दूसरे एंड पे 2-3 चीजें और जो मुझे अच्छी लग रही हैं वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स के अंदर आपके जो पीएमआई नंबर्स हैं, ये थोड़ा सा हमें बता रहे होते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जो आपके नंबर्स हैं ये थोड़े से इंक्रीज कर सकते हैं। सो जो आपका पीएमआई का नंबर था, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग वाला पीएमआई का नंबर, वो काफी हद तक बहुत ही वीक चला था। अगेन आप देखो पिछले हिस्टोरिकली देखें तो ये तकरीबन 48 47 इस तरह राउंड अबाउट नंबर चला था, जो कि अब जो है फॉर द फर्स्ट टाइम काफी अरसे बाद ये 52 पे टच किया है। सो इसका मतलब ये है कि आपके ओवरऑल जो मार्केट्स हैं उसके नंबर्स लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स में काफी हद तक बेहतर हो रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड इससे हो सकता है कि काफी हद तक बेहतरी आए। सर्विसेज पीएमआई जो है अभी थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर किया है, लेकिन अगर आप पिछले हिस्टोरिकली देखें तो कहाँ पे 50 पे ये नंबर था, 52 ये बढ़ता हुआ अब जो है ये 54 पे आया, 53 पे आया। तो ये इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपके स्टॉक मार्केट्स के लिए दिस इज अ गुड साइन। एम्प्लॉयमेंट का डाटा अभी भी थोड़ा सा वीक है, ये आपको हमें मानना चाहिए, लेकिन जो आपके पीएमआई नंबर्स है लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स वो थोड़ी सी बेहतरी बता रहे हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक के अंदर कोई खास अभी न्यूज नहीं है सिवाय एक दो एम्प्लॉयमेंट नंबर्स के। तो यहाँ पे सीजनल जो है ये ज्यादा आपके बेटर करेंगे। और अभी नैस्डैक के अगर आप सीजनल्स की बात करें तो फरवरी के जो नेक्स्ट जो वीक है ये सारा आपका काफी हद तक बेहतर है। अब लास्ट में पता लगेगा कि नेक्स्ट वीक के अंदर कैसा सिनेरियो रहता है, उसमें थोड़ा सा आपके नैस्डैक के स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होती है। बट ये वाला जो वीक है मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा हमारे स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा रह सकता है। सही है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गोल्ड को। और ये वही सिनेरियो जो हमने लास्ट एपिसोड में बहुत डिटेल से पढ़ा था या देखा था उसको, कि जब भी नीचे आएगा हम इसको एक्यूमुलेट करेंगे और उसी तरीके से परफॉर्म करता रहा। जब ये फ्राइडे की क्लोजिंग थी 47-49 के अराउंड थी, उसके बाद मैंने ये कहा था कि ये इसको जमा करते रहें नीचे और एक्यूमुलेट करें, और वहाँ से हमने देखा कि बढ़ता हुआ $5,000 के अराउंड भी ट्रेड होता रहा ये। सो राइट नाउ मेरे लिए स्टांस बहुत सिंपल है कि मैं आए कर रहा हूँ कि फर्स्ट टारगेट इसका 5350 हो और सेकंड टारगेट जो इसका रीसेंट हाइज है वो हो। अगेन ये टाइम ले सकता है, ये डेली टाइम फ्रेम है। तो आसान लफ्ज़ों में, जब भी आपको, अगर आप फिज़िकल गोल्ड को बाय करना चाहते हैं तो जब भी आपको ये थोड़ा सा नीचे मिलता है करेक्शंस में, इसको एक्यूमुलेट करें, बाय करें, ये आने वाले टाइम पे बढ़ जाएगा। मेरी लास्ट शो देखें, उसमें हमने बहुत डिटेल से इसके ऊपर बात की है कि जब भी हालात ख़राब हो रहे होते हैं दुनिया में तो ये गोल्ड का जो बिहेवियर होता है वो इस तरह का होता है कि पहले पंप होता है एंड देन डंप होता है और फिर वहाँ पे एक्यूमुलेट होकर दोबारा नेक्स्ट जो है वो ऊपर की तरफ ट्रेंड करना या नेक्स्ट रैली स्टार्ट कर देता है। राइट नाउ ये यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा कुछ अर्सा, कुछ दिन, तो अच्छी बात है, ये अच्छा साइन आने वाले टाइम पे। तो ये वो टाइम है जब भी आपको नीचे मिले किसी भी करेक्शंस में तो इसको बाय करके होल्ड रखेंगे तो ये ऊपर तक इंशाल्लाह दोबारा चला जाएगा। सो एग्जैक्टली वही सिनेरियो अभी तक हम प्ले कर रहे हैं, बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी, और आए करें ये वाले टारगेट्स को। हमारे गोल्ड के सीजनल्स और सीओटी रिपोर्ट्स आपके पास अपडेट है कोई? बिल्कुल है। गोल्ड के ऊपर अगर हम सीजनल्स के ऊपर बात करें तो जैसे ऑलरेडी आपने बताया कि हो सकता है ये ऊपर जा सकता है। सीजनल तो हमें यही बता रहे हैं कि गोल्ड शुड गो अप, ठीक है। तो यहाँ पे सिनेरियो हमें ये नजर आ रहा है। दूसरे एंड पे दूसरा फैक्टर इसका अच्छा लग रहा है वो आपका डॉलर अगर नेक्स्ट वीक के अंदर नीचे आता है तो ये अगेन गोल्ड जो है वो डॉलर के अगेंस्ट चलता है। लेकिन ये दो फैक्टर्स तो हमारे एंड पे अच्छे आ गए, लेकिन एक फैक्टर जो है यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अभी नेगेटिव लग रहा है, वो है आपकी नेट पोजीशन जो है सीजनल्स में। अगर आप देखें सीओटी के अंदर ये थोड़ी सी अब डिक्लाइन वाली साइड पे है, यानी कि अब जो है पोजीशंस आप देखें बहुत सिग्निफिकेंटली लॉन्ग जो है इसकी कम हुई है, शॉर्ट्स में भी मजीद इजाफा हो रहा है। तो मुझे इसकी बेस पे लग रहा है हो सकता है कि अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शायद जंप ना लगे, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगाए और नेक्स्ट वीक के अंदर हो सकता है ये रेंज में भी रह सकता है। नीचे जाने के सिनेरियो तो फिलहाल इतना ज्यादा लग नहीं रहा, लेकिन ऊपर जाने के सिनेरियो में शायद अभी लिमिट हो जाए। लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर देखते हैं कि क्या सिनेरियो इसका रहता है। ठीक है मार, हमने आज काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, बीटीसी को बहुत डिटेल से किया है। सो मेरे ख्याल में अब रैप अप करते हैं।
जी परफेक्ट हो गया। चलें, ऑलरेडी हमने आज क्रिप्टो के ऊपर बहुत डिटेल में बात की है। जैसे हमने देखा कि बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा नीचे आया हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक था ऑल ओवर द मार्केट। तो ये पैनिक वी कैन अंडरस्टैंड कि पैनिक हो जाता है बंदा, लेकिन यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। अगर आप घबरा के निकल जाएंगे तो कल को जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, जिस तरीके से हम बुल्स एंड बियर्स में बता रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपको आप मिस आउट करोगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को नैस्डैक के अंदर अगर आप देखें, मार्केट बिल्कुल फ्लैट थी, नेगेटिव थी, उसमें भी मेरा बताया हुआ पोर्टफोलियो, हमने जो बताया हुआ जो पोर्टफोलियो डिस्कस किया था 3 मंथ्स पहले, तो वो उसने बेहतरीन परफॉर्म किया। तो ये अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, थोड़ा सा मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगेन अनाउंसमेंट जो शुरू में मैंने की थी वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपके टेक्निकल एनालिसिस का 20% जो डिस्काउंट है वो संडे को खत्म हो जाएगा। क्रिप्टो का जो है वो भी अगेन 20% डिस्काउंट जो आप लोगों को मिल रहा है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट, ये भी संडे को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। ये आपकी जो ट्रेडिंग्स हैं दोनों अप्रैल में जाके आई थिंक स्टार्ट होंगी, तो अभी से आप लोग इसका फायदा ले सकते हैं। दूसरा, मेरा कल के दिन सेशन है, ये आपको वीडियो शायद रात को मिलेगी, लेकिन सुबह के लिए अगर आप पार्ट लेना चाहते हैं तो देयर इज अ स्मॉल फीस, मेरे ख्याल से $9 की फीस है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। और आप गोल्ड एंड सिल्वर को, जैसे आज हमने डिस्कस किया, डिटेल में फंडामेंटली इसको डिस्कस करेंगे, शॉर्ट टर्म भी देखेंगे, लॉन्ग टर्म को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से, सलमान की तरफ से एंड सलमान की तरफ से अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।